So good morning everybody, this is Nikita. So today we will study the algebra part 2 which includes the chapters quadratic equation and arithmetic progression. तो आप सभी का मैं स्वागत करती हूँ रैंकर्स फाउंडेशन चैनल पे। तो आज हम पढ़ने वाले हैं पार्ट 2। जैसा कि हम लोग पार्ट 1 पढ़ चुके हैं, उसमें क्या था, हमने पढ़ा था पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस और दूसरा हमने पढ़ा था अलजेब्रा का जो है पॉलिनोमियल चैप्टर। ठीक है, तो इसमें हम पढ़ने वाले हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन एंड अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन एंड व्हाट इज अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। ठीक है, तो उस पर बेस्ड हम सारे क्वेश्चंस करने वाले हैं, थ्योरी कवर करने वाले हैं जल्दी जल्दी, और आपको मैं आज कंसेप्ट्स भी बताने वाली हूँ जो कि एग्जाम्स में आपके बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होंगे। ठीक है, और इसके क्वेश्चन जो है अलजेब्रा के पार्ट 2 में इसके एटमोस्ट 4 क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, 4 मार्क्स तक के क्वेश्चन बनते हैं आपके। तो शुरू करते हैं आज का लेक्चर। तो पहला क्या हम पढ़ेंगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। सो व्हाट इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन। आपको जब मैंने पॉलिनोमियल चैप्टर पढ़ाया था तो उसमें मैंने पॉलिनोमियल बताए थे। तो ऐसा पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री 2 हो, दैट इज ए पॉलिनोमियल हुज डिग्री इज 2 इज कॉल्ड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ठीक है, सो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आपको पढ़ाया था, वो कैसा होता था, ax² + bx + c टाइप, वेयर a b c बिलोंग्स टू रियल नंबर एंड a शुड नॉट बी 0। ठीक है, और इसका मैंने आपको शेप भी बताया था, इसका शेप पैराबोलिक शेप में होता है। जैसे आप फाउंटेन को गिरते हुए देखते हैं या कहीं पे क्या बोलते हैं, सिर्फ फव्वारा टाइप का गिरता है तो उसका शेप कैसा होता है, पैराबोलिक टाइप में। हम कोई बॉल फेंकते हैं तो उसका शेप जनरली पैराबोलिक शेप में ही जाता है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें जो दिखते हैं हम अपने रियल लाइफ में, तो ये सारी पैराबोलिक शेप में ही होती हैं। जैसे हमें रेनबो दिखाई देता है, उसका भी शेप कुछ पैराबोलिक शेप में ही होता है। ठीक है, तो इसको ही हम बोलते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो आपको मैं पहले जनरल फॉर्म बता देती हूँ। तो जनरल फॉर्म क्या होती है, ax² + bx + c। ये क्या होता है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इक्वेशन कब बन जाता है, जब मैं उसको इक्वेट कर देती हूँ 0 के। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इक्वल टू 0। तो ये क्या हो जाएगी, क्वाड्रेटिक इक्वेशन वेयर a b एंड c बिलोंग्स टू रियल नंबर। कहने का मतलब ये एक रियल कॉन्स्टेंट्स है। ठीक है, और यहाँ पे a शुड नॉट बी 0। ये आपको पता है क्यों, अगर a 0 हो जाएगा तो इसकी डिग्री 2 नहीं बचेगी। ठीक है, सो दिस इज अ जनरल फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। नाउ रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। आपको मैंने बताया था क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो इसके एटमोस्ट कितने रूट्स हो सकते हैं, 2। ठीक है, तो इसके अगर रूट्स हमारे पास अल्फा एंड बीटा हैं, ठीक है, इसके 2 रूट्स, तो मैंने आपको क्या बताया था, इनके रिलेशन क्या क्या हो सकते हैं, तो ये भी मैंने आपको पढ़ाया था उस दिन। मैं बस आपको जस्ट रिवाइज करा रही हूँ। ठीक है, सो अल्फा + बीटा इज इक्वल टू -b/a, और b ये से कहाँ से आ रहा है, ये सब इक्वेशन 1 से। ठीक है, सो b इज द कोएफिशिएंट ऑफ x एंड a इज द कोएफिशिएंट ऑफ x²। ये सब मैं आपको पढ़ा चुकी हूँ। ठीक है, पॉलिनोमियल चैप्टर में। ओके, तो आपको आई होप कि कोई दिक्कत आने वाली नहीं है। अल्फा बीटा इज इक्वल टू c/a, एंड आपको डिफरेंस भी मैंने पढ़ाया था, अल्फा - बीटा इज इक्वल टू √ ऑफ अल्फा + बीटा का होल स्क्वायर माइनस ऑफ 4 अल्फा बीटा। ठीक है, तो आई होप आपको ये सारी चीज़ें समझ आ रही होंगी। ठीक है, मैं जल्दी जल्दी रिवाइज करा रही हूँ, क्वेश्चंस पे फोकस करते हैं क्योंकि आपके एग्जाम्स में बहुत ज़्यादा दिन नहीं बचे हैं। ठीक है, चलो अगला क्या है, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। अब क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करना है। अभी मैंने आपको कैसे जीरोस फाइंड करते हैं वो सब नहीं बताया था। ठीक है, तो कैसे, अगर मेरे पास कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, लेट्स से ax² + bx + c इज इक्वल टू 0 वेयर a इज नॉट इक्वल टू 0 एंड a b c आर रियल कॉन्स्टेंट। ठीक है, बिलोंग्स टू रियल कहने का मतलब, इसका मतलब होता है बिलोंग्स टू, दैट इज बिलोंग्स टू कहने का मतलब ये जो कांस्टेंट है वो मेरे कैसे रियल नंबर्स हैं। ठीक है, तो चलो ये है। अब इससे क्वाड्रेटिक फॉर्मूला क्या होता है, अगर मुझे क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो इसके एटमोस्ट 2 रूट्स मिलेंगे। तो क्या हो जाएगा, चाहे आप इसको ऐसे बोल दो अल्फा बीटा की वैल्यू, या बोल दो x इज इक्वल टू -b ± √ ऑफ b² - 4ac / 2a। ठीक है, यही होता है क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। चाहे इसको क्वाड्रेटिक फॉर्मूला बोलो, चाहे श्रीधराचार्य फॉर्मूला करके भी इसको बोलते हैं। ठीक है, ऑब्वियसली बात है, यहाँ पे a नॉट इक्वल टू 0 है, अदरवाइज ये इनफाइनाइट बन जाएगा। ठीक है, नॉन डिफाइंड चीज हो जाएगी। तो आपको ये याद रखना है, -b ± √ ऑफ b² - 4ac / 2a। और ये जो b² - 4ac है, इसको ही हम क्या बोलते हैं, d, दैट इज डिस्क्रिमिनेंट। ठीक है, इसको डिस्क्रिमिनेंट बोलते हैं। तो इसको x को मैं क्या लिख सकती हूँ, रीराइट कर सकते हैं, x इज इक्वल टू -b ± √ ऑफ d / 2 ऑफ a। ठीक है, चाहे ये लिखा हो चाहे ये लिखा हो, दोनों फॉर्मूले कैसे हैं, सेम है। ठीक है, चलो अगला क्या है,
प्रॉपर्टीज ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, आपको ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, 5 स्टार इस पे लगा लो आप, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपको ये याद होंगे तो आपके क्वेश्चंस बहुत आराम से हो जाएंगे, ठीक है। तो देखो प्रॉपर्टीज ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तो मैंने क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिखा है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 वेयर a b c बिलोंग्स टू रियल नंबर एंड a शुड नॉट बी 0। पहली प्रॉपर्टी क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन कांट हैव मोर देन 2 रूट्स, ठीक है। आपको पता होनी चाहिए कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन के पास मोर देन 2 रूट्स नहीं होते हैं, एटमोस्ट 2 रूट होते हैं। जहां पे भी आपको ऐसा दिख जाए कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन के पास 3 रूट्स हैं या कुछ भी है, तो वो आइडेंटिटी बन जाता है। कहने का मतलब या तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के पास एटमोस्ट 2 रूट होंगे, अगर 2 से ज्यादा हो रहे हैं तो उसके पास इनफाइनाइट रूट्स होंगे, ओके, इनफाइनाइट सॉल्यूशंस होंगे, ठीक है। तो वो क्या बन जाती है, अगर मोर देन 2 रूट्स implies infinitely many roots, ठीक है, infinitely many roots, that is वो जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है वो अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन ना होके आइडेंटिटी हो जाएगी। कहने का मतलब उसके बहुत सारे रूट्स होंगे। चलो दूसरा कि इफ अल्फा इज ए रूट ऑफ ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन 1 दैट इज इट इज 1 देन x माइनस अल्फा इज ए फैक्टर ऑफ 1, ठीक है। ये मैंने फैक्टर थ्योरम में आपको पढ़ाया था जब पॉलिनोमियल चैप्टर पढ़ा था। तो अगर अल्फा रूट है इक्वेशन 1 का तो x माइनस अल्फा विल बी द फैक्टर ऑफ इक्वेशन 1, ये आपको याद रखना है। तीसरी प्रॉपर्टी क्या है, फॉर्मेशन, ओके, फॉर्मेशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये भी पढ़ाया था मैंने, बस रिवाइज करा रही हूँ। अगर इसके पास अल्फा एंड बीटा रूट्स हैं, अल्फा एंड बीटा बी रूट्स ऑफ इक्वेशन 1, देन x माइनस अल्फा कर दो इंटू एक्स माइनस बीटा इज इक्वल टू 0, तो वो वाली इक्वेशन आ जाएगी, ठीक है, जिसके अल्फा बीटा रूट्स होंगे। फोर्थ प्रॉपर्टी क्या है, इफ 2 रूट्स आर रेसिप्रोकल टू ईच अदर देन a इज इक्वल टू c इन अच्छा देखो, अगर पहला रूट इसका 2 है किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, दूसरा रूट 1/2 है, तो रिलेशन क्या होना चाहिए, a इज इक्वल टू c। कहने का मतलब जो ये वाला a है और ये वाला c, ये दोनों सेम होंगे। ऐसा क्यों हो रहा है, देखो प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या होता था, अल्फा बीटा विच इज इक्वल टू c बाई a, ये पढ़ा था मैंने रिलेशन। अब वो कह रहा है कि प्रोडक्ट ऑफ रूट्स जो मेरे पास रूट्स हैं वो क्या है, रेसिप्रोकल हैं। तो रेसिप्रोकल कहने का मतलब अगर मैंने 2 इंटू 1/2 किया तो उनका प्रोडक्ट 1 आएगा। तो यहाँ से मैंने क्या किया, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 1, और मुझे पता है 1 इज इक्वल टू c बाई a होता है कोएफिशिएंट में, और इसके रूट्स में रिलेशन हमने पढ़ा था तो c बाई a होता है। तो c बाई a इज इक्वल टू 1 जब करोगे तो यहाँ से क्या मिलेगा, दिस इंप्लाइज दैट c इज इक्वल टू a, ठीक है। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट ये भी प्रॉपर्टी है। फोर्थ क्या है, इफ अल्फा एंड बीटा बी इक्वल इन मैग्नीट्यूड एंड ऑपोजिट इन साइन देन b इज इक्वल टू 0। देखो ये ऐसा क्यों आ रहा है, मैंने क्वाड्रेटिक फॉर्मूला में क्या पढ़ा था, देखो भी क्वाड्रेटिक फॉर्मूला में पढ़ा था ये वाला चीज। तो कह रहा है कि रूट्स कैसे हो, इक्वल बट ऑपोजिट इन साइन। देखो ऐसे होना चाहिए ना, देखो इसके 2 रूट्स मिल रहे हैं, पहला x1 क्या मिल रहा है, माइनस बी प्लस माइनस स्क्वायर, सॉरी माइनस बी प्लस स्क्वायर रूट ऑफ डी बाई 2a, और दूसरा रूट क्या मिल रहा है यहाँ से, माइनस बी माइनस स्क्वायर रूट ऑफ डी बाई 2a। बट मैं क्या कह रही हूँ, अगर किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के दोनों रूट मैग्नीट्यूड में तो सेम है बट साइन ऑपोजिट है। कहने का मतलब अगर मैं क्या करूँ, इसको देखो रफ करती हूँ, बी को मैं कैसे, अगर मैं इसको हटा दूं और इसको छुपा लूं, है ना, इन दोनों को, तो एक में d के आगे प्लस साइन है, एक में d के आगे माइनस साइन है। तो पहला रूट क्या बना, x1 इज इक्वल टू डी बाई 2a एंड x2 इज इक्वल टू माइनस ऑफ डी बाई 2a, ठीक है। इतना समझ आया आपको। तो मैग्नीट्यूड तो सेम है, कहने का मतलब अगर एक का आंसर 2 आ रहा है, दूसरे का आंसर -2 आ रहा है, तो मैग्नीट्यूड तो सेम है बट साइन क्या है, ऑपोजिट है। तो ऐसा आपका पॉसिबल होगा जब b को मैंने क्या किया था, यहाँ पे छुपाया था। मतलब कहने का मतलब अगर मैं b को 0 कर दूं, ठीक है। तो देखो अब यहाँ से जैसे b की वैल्यू 0 हुई तो ये तो गया ये वाला चीज, और यहाँ से ये चला गया, तो आ गया एक। देखो दोनों रूट तो सेम है बट साइन क्या है, ऑपोजिट है। तो यही प्रॉपर्टी कह रहा है वो पीछे कि अगर इफ अल्फा एंड बीटा बी इक्वल इन मैग्नीट्यूड एंड ऑपोजिट इन साइन देन b इज इक्वल टू 0। ये आपके एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन होगा, ये दिया होगा और आपके पास 4 ऑप्शन होंगे, b की a कुछ भी दे सकता है वो। तो जहाँ पे b इज इक्वल टू 0 हो वो आपको टिक करना है। यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा, अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू 1 वाला ऑप्शन होगा, आपको ये टिक करना है। ये प्रॉपर्टीज डायरेक्ट हैं जो आपके एग्जाम में आ सकती हैं, ठीक है। चलो अगला क्या है, नेचर ऑफ रूट्स। अब मेरे पास अगर 2 रूट्स मिल गए क्वाड्रेटिक इक्वेशन के, उनका नेचर पता करना है कि वो कैसे हैं, रियल नंबर्स हैं, इमेजिनरी हैं, या वो रैशनल रूट्स हैं, या फिर मतलब रूट्स दोनों इक्वल है या अलग अलग हैं, ठीक है। ये सारी चीज़ें अगर आपको पता करनी है तो अगर d इज इक्वल टू 0, तो मैंने अभी फॉर्मूला क्या बनाया था, x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ d डिवाइड बाई 2a।
तो जब कह रहा है d इज इक्वल टू 0, तो जैसे ही मैंने क्या किया यहाँ पे d इज इक्वल टू 0 पुट किया, है ना, तो क्या मिला, x इज इक्वल टू माइनस बी बाई 2a, है ना। और ये x क्या थी, दो वैल्यूज थी क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन थी, तो x1 इज इक्वल टू x2 क्या मिला, माइनस ऑफ b बाई 2a, मतलब दोनों रूट्स कैसे हो गए, इक्वल, ठीक है। सो रूट्स आर इक्वल, आपको यही पूछ रहा है तो आप यहाँ से क्या बोल पाएंगे, रूट्स आर इक्वल एंड रियल, ठीक है। ये अब बोल रहा है d इज लेस देन 0, जैसे ही d लेस देन 0 हुआ, देखो अब स्क्वायर रूट के अंदर अगर मैं कोई नेगेटिव क्वांटिटी रखूं, स्क्वायर रूट के अंदर मैं अगर नेगेटिव क्वांटिटी रखूं तो उसका आंसर रियल नंबर नहीं होता है, मतलब वो चीज़ें इमेजिनरी होती हैं, वो हमारी मैथमेटिक्स के बाहर होती हैं वो चीज़ें, ठीक है। कहने का मतलब उसका कोई सोल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करता है। अगर मैं आपको हायर क्लास की बात बताऊँ तो ये ना, ये जो नंबर आएगा ना, ये कॉम्प्लेक्स नंबर होगा, कहने का मतलब रियल नहीं होगा, ठीक है। मतलब इसमें कुछ आयोटा टाइप का, आयोटा एक होता है इमेजिनरी नंबर होता है, इसकी वैल्यू क्या होती है, स्क्वायर रूट ऑफ -1, कहने का मतलब जब मैं आयोटा स्क्वायर करूंगी तो -1 होगा। बट हम लोग अपने रियल नंबर में क्या पढ़ते हैं, अगर किसी चीज़ का मैं स्क्वायर करूंगी तो हमेशा वो पॉजिटिव आता है, ऐसा पढ़ा है ना। बट इमेजिनरी में यही होता है कि अगर इमेजिनरी नंबर का आप स्क्वायर करोगे ना तब भी उसका आंसर नेगेटिव ही आता है, इसलिए वो रियल नंबर नहीं, वो इमेजिनरी नंबर है। जिससे देखो मेरे पास रियल में -1 लिया, इंटू -1 करूंगी तो हमेशा प्लस का वन आएगा, तो ये आपको याद रखनी है, शायद पेपर में ये भी आ जाए, वैसे आएगा नहीं, ठीक है। आपके क्लास में 10 तक अभी कुछ कॉम्प्लेक्स नंबर का कुछ चीज़ है नहीं वैसे, ठीक है। चलो अब दूसरा क्या था, d इज लेस देन 0, तो मैंने बताया जैसे ही d लेस देन 0 होगा आपके पास इमेजिनरी रूट्स आ जाएंगे। आपने लिखा देखा होगा, मैंने समझाने की कोशिश करी है आपको, अब तक शायद आप रट लेते होंगे, ठीक है। तो क्या होता है, जैसे ही लेस देन 0 होगा इसमें कुछ आयोटा टाइप के रूट आ जाएंगे, वो आपके रियल नंबर होंगे ही नहीं, तो रियल नंबर नहीं होंगे तो फिर वो मेरे काम के ही नहीं है कोई। जैसे मैंने बोला था ना कि देखो रूट्स क्या होते हैं, जो एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट करें, तो यहाँ पे इसने 2 बार इंटरसेक्ट किया, तो ये 2 रूट्स हैं। अब यहाँ पे मुझे कोई भी रूट नहीं मिल रहा है, कहने का मतलब इसका ग्राफ या तो ऐसे होगा या तो ग्राफ ऐसे होगा, कहने का मतलब ये एक्स एक्सिस को कहीं पे भी इंटरसेक्ट नहीं कर रहा है, सो दैट मीन्स d विल बी 0, ठीक है। d की वैल्यू 0 होगी, इसलिए इसके ग्राफ एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट नहीं कर रहे हैं। आई होप कि आपको समझ आया होगा। अब क्या है, तो रूट्स विल बी इमेजिनरी, विल बी कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है, कॉम्प्लेक्स रूट्स होंगे। d इज ग्रेटर देन 0, अब यहाँ से तो कोई दिक्कत की बात ही नहीं है, तो देखो d अगर पॉजिटिव हो गया तो क्या हो जाएगा, x इज इक्वल टू -b प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ d डिवाइड बाई 2a। एक बार पहला रूट क्या मिलेगा, x1 इज इक्वल टू -b प्लस स्क्वायर रूट ऑफ d बाई 2a एंड x2 इज इक्वल टू -b माइनस ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ d बाई 2a। दोनों अलग अलग रूट हैं और दोनों रियल रूट्स हैं, ठीक है। तो यहाँ से क्या पता चला, रूट्स आर रियल एंड डिस्टिंक्ट, ठीक है। ये आपके एग्जाम में डायरेक्ट आ सकते हैं क्वेश्चन, ठीक है। अगला क्या है, d इज परफेक्ट स्क्वायर, अगर कोई परफेक्ट स्क्वायर है, कहने का मतलब अगर d इज इक्वल टू 9 है तो स्क्वायर रूट ऑफ d क्या हो जाएगा, 3। आपको समझ आया। तो देखो यहाँ से अगर मैंने यहाँ पे 3 डाला, सो -b प्लस -3 डिवाइड बाई 2a, है ना। तो ऊपर भी कोई चीज़ लिखी है, फिर डिवाइड में नीचे भी कोई चीज़ लिखी है, तो ऊपर इंटीजर है नीचे इंटीजर है, तो एक तरीके से वो रैशनल नंबर बन गया, रैशनल की डेफिनेशन। और मैं ऊपर पढ़ के क्या आई हूँ, a शुड नॉट बी 0। जब क्वाड्रेटिक इक्वेशन की मैंने आपको जनरल फॉर्म बताई थी तो a शुड नॉट बी 0, जब a 0 नहीं है तो ये p बाई q के फॉर्म में हो गया, वेयर p एंड q बिलोंग्स टू इंटीजर्स एंड q इज नॉट इक्वल टू 0, तो ये रैशनल नंबर की डेफिनेशन हो गई। तो जब इसके पास d की वैल्यू क्या है, परफेक्ट स्क्वायर है, तो इसके पास रूट्स कैसे मिलेंगे, रैशनल रूट्स, ठीक है। और जब d परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, कहने का मतलब d की वैल्यू जैसे 2 हो गई तो स्क्वायर रूट ऑफ d क्या होगा, स्क्वायर रूट ऑफ 2। ये तो इरेशनल नंबर है, तो जैसे ही ये इरेशनल हुआ तो अगर d परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, नॉट परफेक्ट स्क्वायर, ये सब आप नोट कर लेना, ठीक है। जब परफेक्ट स्क्वायर नहीं होंगे तो इसके रूट्स कैसे होंगे, इरेशनल रूट्स होंगे, और वो भी कैसे, पेयर में आएंगे। एक बार क्या होगा, -b प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 2 डिवाइड बाई 2 है, और एक बार कैसे होंगे, माइनस वाला, ठीक है। तो ये आपको समझ आए होंगे, ये 5th। चलो अगला क्या है, इफ ABC, 7th प्रॉपर्टी क्या है, सारी प्रॉपर्टीज आपको याद होनी चाहिए, ठीक है। अगली क्या है, इफ ABC बिलोंग्स टू रियल नंबर एंड a इज नॉट इक्वल टू 0 इन इक्वेशन 1,
देन इफ अल्फा इज इक्वल टू पी प्लस आयोटा क्यू देन बीटा इज इक्वल टू पी माइनस आयोटा क्यू। मैंने बोला यहाँ पे क्या रहा होगा, डी की वैल्यू नेगेटिव होगी, तो डी नेगेटिव होगा तो मैंने बोला कि कॉम्प्लेक्स रूट्स होंगे यहाँ पे। तो कॉम्प्लेक्स रूट्स कैसे होते हैं, वो पेयर में आकर करते हैं कॉम्प्लेक्स रूट्स, ठीक है। अगर उसके बीच में एक बार जैसे आया ए पी प्लस आयोटा क्यू, अगर बीच में प्लस का साइन आया तो अगर आपको ऐसे दिया हो कि कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन है उसका रूट है p प्लस आयोटा क्यू देन द अदर रूट्स विल बी, ऐसे ऑप्शन होगा। तो आपको जहां पे भी p माइनस आयोटा क्यू के फॉर्म में दिखे माइनस वाला, आपको उस पर टिक करके चले आना है, ठीक है। तो ये पेयर में आकर करते हैं। चलो अगला क्या है, इफ अल्फा एंड बीटा आर द रूट्स ऑफ इक्वेशन 1 देन द इक्वेशन हुज रूट्स आर। अच्छा देखो आपको ऐसे कोई दिया हुआ है, कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, उसके रूट्स अल्फा एंड बीटा है, ठीक है। तो वो इक्वेशन कौन सी है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0 एंड रूट्स आर अल्फा एंड बीटा। अब वो बोल रहा है कि ऐसी आप इक्वेशन बताओ जिसके रूट्स 1 बाई अल्फा और 1 बाई बीटा हो। तो आप क्या करोगे, इसको पूरा सॉल्व करोगे बैठ के। तो पहले कैसे लिख देते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट्स इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स इक्वल टू 0, आप ये करोगे। तो इतना ना करके मैं क्या बताती हूँ, अगर अल्फा एंड बीटा रूट्स ऑफ इक्वेशन 1 क्या थी, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0, अगर इसके रूट्स हैं अल्फा एंड बीटा तो ऐसी इक्वेशन बताओ जिसके रूट्स 1 बाई अल्फा और 1 बाई बीटा हो। तो आपको क्या करना है, ये जो इक्वेशन 1 है ना, इसमें x को क्या कर देना है, 1 बाई एक्स से रिप्लेस कर देना है। तो पहली क्या थी, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0, सो ए एक्स की जगह आपको 1 बाई एक्स रिप्लेस कर देना है। तो जो आने वाली इक्वेशन होगी ना, जिसके रूट्स 1 बाई अल्फा और 1 बाई बीटा होंगे, तो वो इक्वेशन ये वाली होगी। सिमिलरली अगर कह रहा है ऐसी इक्वेशन जिसके रूट्स माइनस अल्फा और माइनस बीटा हो, आप वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बताओ। तो फिर से आपको ज़्यादा मेहनत ना करनी पड़े, तो आप क्या करो, x को रिप्लेस कर दो माइनस ऑफ एक्स से, ठीक है। जैसे ही माइनस एक्स से रिप्लेस किया तो क्या बना, a इंटू माइनस ऑफ एक्स का होल स्क्वायर प्लस b इंटू माइनस एक्स प्लस सी, दैट इज ए एक्स स्क्वायर माइनस ऑफ बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। तो ये भी दोनों बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज हैं, ये भी आपको याद होनी चाहिए। अगला क्या है, क्वेश्चन नंबर 9 प्रॉपर्टी क्या है, मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू ऑफ ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है। मेरे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी है, मैंने आपको बताया इसका शेप पैराबोलिक शेप होता है, या तो वो अपवर्ड होगा या तो डाउनवर्ड होगा, ठीक है, कुछ इस तरीके का होगा, या तो वो कट भी कर रहा होगा। इसके 6 केसेस से आपको पॉलिनोमियल में पढ़ाए थे, अगर आपने नहीं पढ़ा है तो आप चेक करिए फिर से, ठीक है, पढ़ के आइए। तो इसके रूट्स, तो मिनिमम वैल्यू कहाँ पे मिलेगी, यहाँ पे, मतलब सबसे कम वैल्यू ग्राफ की कहाँ पे है, यहाँ पे, सबसे ज़्यादा वैल्यू कहाँ पे है, यहाँ पे है, ठीक है। इतना समझ आया। तो यही पूछ रहा है वो कि मिनिमम एंड मैक्सिमम वैल्यू ऑफ ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है, या फिर क्वाड्रेटिक का पॉलिनोमियल की भी बात बोल सकते हो यहाँ पे। तो कहाँ पे आती है मैक्सिमम वैल्यू, माइनस बी बाई 2a पे। हम कौन से पॉइंट पे निकालते हैं, ऐसे बोलेगा एट x इज इक्वल टू माइनस बी बाई 2a, फाइंड आउट द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ दिस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल और द मिनिमम वैल्यू, ठीक है। तो मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू दोनों ही सेम होती हैं और उसका आंसर क्या होता है, ये आंसर होता है, चाहे मैक्सिमम पूछ ले चाहे मिनिमम, तो होता है माइनस ऑफ डी बाई 4a, वेयर डी इज द डिस्क्रिमिनेंट, दैट इज डी इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac, और ये क्या है, डिवाइड बाई 4a। तो आपको कौन से पॉइंट पे निकालनी होती है, अगर वैसे बोले कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन की मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी, तो आपको क्या करना है, अगर जैसे मेरे पास कोई भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दिया है, आपको ये दिया हुआ है, बोले इसकी मैक्सिमम वैल्यू बताओ, तो आप क्या करो, x की वैल्यू क्या पुट कर दो, माइनस बी बाई 2a, जो भी आए x की वैल्यू माइनस बी बाई 2a, आप x की जगह माइनस बी बाई 2a इसमें रिप्लेस करोगे, इसका जो आंसर आएगा वही मैक्सिमम वैल्यू हो जाएगी या फिर मिनिमम वैल्यू हो जाएगी, ठीक है। तो ये था इसका यूज। फिर क्या कह रहा है, साइन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, आपको मैंने बताया ही था पॉलिनोमियल में, अगर a पॉजिटिव होता है तो ग्राफ ऊपर जाता है, a नेगेटिव होता है तो ग्राफ डाउनवर्ड्स होता है, और अगर डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है, पॉजिटिव होता है, तो मतलब अभी मैंने पढ़े 2 रियल और डिस्टिंक्ट रूट मिलेंगे, तो या तो वो ऐसे जाएगा या फिर ऐसे जाएगा, तो इसके 2 रूट्स मिलेंगे, है ना। और जब d नेगेटिव होगा तो ये ग्राफ कट नहीं करेगा कहीं पे, d इज इक्वल टू 0 हो रहा था तो दोनों इक्वल रूट्स मिल रहे थे, मतलब इसका ग्राफ कैसे था, ऐसे, मतलब वो सिर्फ टच करके जा रहा था ग्राफ, तो सिंगल रूट मिलेंगे यहाँ पे, ठीक है। तो यही हो गया साइन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है। चलो अगला क्या है, कंडीशन फॉर कॉमन रूट्स। अब देखो मेरे पास अगर उसने क्या दिया है, 2 क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया है, तो बोलेगा कि ऐसी कंडीशन कब होगी जब दोनों क्वाड्रेटिक रूट्स के एक ही रूट सेम हो, ऐसे बोलेगा। अगर कोई क्वेश्चन आया
तो बोलेगा इसका एक रूट सेम है, आप दूसरा रूट बताइए मुझे। तो एक रूट अगर सेम है तो आपको ये वाली कंडीशन लगानी है। अगर वन रूट इज कॉमन तो आप क्या करेंगे, इसके कोएफिशिएंट क्या है, a1x² प्लस b1x प्लस c1 इज इक्वल टू 0 एंड a2x² प्लस b2x प्लस c2 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो आपको ये कंडीशन लगानी है, ये वाली कंडीशन। जब इतना आप सॉल्व करोगे तो आपको ऑटोमेटिक रूट्स मिल जाएगा। ठीक है, जो भी कॉमन रूट्स हुआ होगा। तो a2 a1 b2 ये भी साइक्लिक ऑर्डर में देखो चल रहा है। पहले इसने a1 लिया, सो a1 b2 प्लस a2 b1, इसका उल्टा कर दो माइनस करके। फिर a के बाद b से शुरू, तो b1 c2 माइनस ऑफ b2 c1, फिर c1 a2 माइनस ऑफ a1 c2। ठीक है, तो आपको ये करना है, उसका होल स्क्वायर। अब कह रहा है दोनों क्वाड्रेटिक इक्वेशन के दोनों ही रूट सेम है। तो ऐसी अगर कोई चीज़ बोलता है कहीं पे तो आपको क्या याद रखना है, a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 विच इज इक्वल टू c1/c2। ठीक है, ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ये आपको पता होनी चाहिए दोनों। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। तो इतना ही था, अब आगे हम क्वेश्चंस करते हैं। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन क्या है, इफ अल्फा एंड बीटा आर रूट्स ऑफ ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 देन इक्वेशन विद रूट्स अल्फा बाई बीटा एंड बीटा बाई अल्फा। ठीक है, ऐसी इक्वेशन निकालनी है जिसके रूट्स अल्फा बाई बीटा और बीटा बाई अल्फा हो। ठीक है, तो कैसे निकलती थी इक्वेशन, देखो x² माइनस सम ऑफ रूट्स, तो सम ऑफ रूट्स क्या हो जाएंगे, अल्फा बाई बीटा प्लस बीटा बाई अल्फा इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स विच इज अल्फा बाई बीटा इंटू बीटा बाई अल्फा विच इज इक्वल टू 0। और मुझे पता है अल्फा बीटा इसके रूट्स हैं, तो सम ऑफ रूट्स ये 2018 में पूछा गया सवाल। सो अल्फा प्लस बीटा सम ऑफ रूट्स इज माइनस बी बाई ए एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट्स इज सी बाई ए। आपको इसकी वैल्यू इसमें पुट करनी है, आपको इक्वेशन मिल जाएगी। ठीक है, तो देखो क्या होगी इक्वेशन, सो x² माइनस इसको सॉल्व करोगे तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर डिवाइड बाई अल्फा बीटा, ठीक है, इंटू एक्स, और ये तो एक दूसरे के रेसिप्रोकल है तो ये तो कैंसिल हो जाएंगे, तो यहाँ पे बचेगा 1 विच इज इक्वल टू 0। सो x² माइनस, अब देखो क्या है, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, इसको मैं सॉल्व कर सकती हूँ ना, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा। मैंने इसमें जितना ऐड किया उतना ही तो सब्ट्रैक्ट करूंगी ना, तभी तो दोनों इक्वल होंगे ना, है ना, ये कट जाएंगे फिर से सेम आ गए, तो इसको मैं ये लिख सकती हूँ। अब ये क्या हो गया, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस ऑफ 2 अल्फा बीटा, इसको उठाओ यहाँ पे रख दो, तो इसकी वैल्यू क्या, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की जगह हम इतना लिख सकते हैं ना, तो इसकी वैल्यू क्या आ रही है, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर दैट इज b² बाई ए स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा दैट इज 2c बाई ए, ये लिख सकती हूँ। इसको और सिंप्लीफाई करो तो क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर एलसीएम मिलेगा तो b² माइनस 2ac डिवाइड बाई ए स्क्वायर, इतना लिख सकती हूँ मैं। सो b² माइनस 2ac डिवाइड बाई ए स्क्वायर और डिवाइड बाई अल्फा बीटा, अभी तो मैंने ऊपर वाली चीज़ लिखी है, नीचे वाली अल्फा बीटा की वैल्यू क्या है, c बाई ए। ठीक है, इंटू एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू 0। आपको और आगे सिंप्लीफाई करना है तो यहाँ से क्या हो जाएगा, x² माइनस, अब देखो यहाँ से क्या है, a, इसके नीचे a है, इसके नीचे b है, तो ये कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा, b² माइनस 2ac डिवाइड बाई a इंटू सी इंटू एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू 0। ठीक है, ये समझ आया। आप इसको अब देखो आगे और सिंप्लीफाई करोगे तो क्या हो जाएगा, ac² कहीं पे दिख रहा है आपको, ac² माइनस ऑफ b² माइनस 2ac x प्लस ac इधर जाएगा एलसीएम में इज इक्वल टू 0, तो ac² माइनस ऑफ b² माइनस 2ac x प्लस ac इज इक्वल टू 0, ऑप्शन सी। ठीक है, आप इसको और सिंप्लीफाई करो, मिल जाएगा आपको आंसर। ठीक है, question number 2, if alpha and beta are the roots of a quadratic equation such that alpha plus beta is this, alpha minus beta is this, then the equation is, ठीक है, आपको सम ऑफ रूट्स पता है, डिफरेंस पता है, आई होप कि आप इसको यूज करके प्रोडक्ट ऑफ रूट्स निकाल लेंगे और उसके बाद आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिल जाएगी। ठीक है, जो पूछ रहा है आपसे। सो क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा बीटा इज इक्वल टू 0। ठीक है, वेर अल्फा एंड बीटा आर द रूट्स ऑफ ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, सो
अल्फा बीटा कैसे निकालेंगे? देखो हमें पता है अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर इज इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 4 अल्फा बीटा। मैंने ये आपको पढ़ाया था, मैंने क्या किया, बस खाली स्क्वायर कर दिया दोनों साइड, है ना। तो अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर दैट इज 64 विच इज इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा का होल अल्फा प्लस बीटा यानी 24 इंटू 24 माइनस 4 अल्फा बीटा। हम 4 से डिवाइड कर सकते हैं पूरी इक्वेशन को। सो 4 1 जा 4 16 है ना, 6 इंटू 24 माइनस अल्फा बीटा। सो दिस इम्प्लाइज अल्फा बीटा इज इक्वल टू 6 इंटू 24 माइनस ऑफ 16, है ना। तो कितना हो जाएगा? सो विच इज 14 माइनस 6 is 8, यहाँ पे बचा 3 विच इज 128, ठीक है। सो अल्फा बीटा की वैल्यू क्या आ गई? 128। आपको यहाँ पे जस्ट पुट कर देना है। तो सो एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू आपको दी थी 24, एक्स प्लस अल्फा बीटा इज 128 विच इज इक्वल टू 0। आप देख लो कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है। एक्स स्क्वायर माइनस 24x प्लस 128 इज इक्वल टू 0, ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर 3, इफ 1 बाई एक्स स्क्वायर प्लस 5 इज इक्वल टू 1 बाई 9 देन द वैल्यू ऑफ एक्स। अच्छा देखो अब दोनों में 1 बाई करके दिया है, मैं इसका भी रेसिप्रोकल ले सकती हूँ। तो इन दोनों को उल्टा कर दिया, या आप कह लो कि मैंने क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किया है। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो क्या आ जाएगा? एक्स स्क्वायर प्लस 5 इज इक्वल टू 9। सो दिस इम्प्लाइज एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 9 माइनस 5 विच इज इक्वल टू 4। सो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4। सो दिस इम्प्लाइज एक्स इज इक्वल टू प्लस माइनस 2, ठीक है। आपको समझ आया? क्योंकि अगर माइनस 2 का स्क्वायर करोगे तब भी आपको 4 मिलेगा और 2 का स्क्वायर करोगे तब भी 4 मिलेगा। तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी? प्लस माइनस 2, ठीक है। चलो अगला क्या है? रैशनल रूट्स ऑफ द इक्वेशन इज, ठीक है। तो इक्वेशन क्या है मेरे पास? 5x स्क्वायर माइनस 6x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। आप यहाँ पे क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगाएंगे तो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला क्या होता था? x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइड बाई 2a, ठीक है। So x is equal to minus b. So minus b is 6 here. b square that is 36 minus 4a. c is minus 2. Divide by 2 into a. So 6 plus minus 36 plus ठीक है, ये समझ आया। तो 6 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 6 and 9 divide by 10, okay। सो देखो क्या हो जाएगा? 6 प्लस माइनस 2 इंटू 2 4 जा 8, या फिर आप क्या कर सकते हैं 4 किया मैंने। सो 4 2 जा 8 है ना 16 एंड 4 4 जा, एक सेकेंड, माइनस 6x माइनस 2। सो माइनस b प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ b स्क्वायर माइनस 4, a इज 5, c इज माइनस 2। सो यहाँ पे 40 होगा ना, मैंने गलत किया है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 40। सो इट विल बी 6 एंड 4 3 7, ठीक है। सो 4 इंटू, तो क्या 4 इंटू, सो 4 1 जा 4 36, 4 9 जा, ओके, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बचा 19। अब मैंने 2 से डिवाइड किया, 4 बाहर आ जाएगा यहाँ पे। तो देखो क्या मिलेगा 6 प्लस माइनस 2 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 19 डिवाइड बाई 10। सो मैंने 2 से डिवाइड किया तो क्या हो जाएगा 2 3 जा 6 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 19 डिवाइड बाई 5, ठीक है, ये आ जाएगा। सो 3 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 19 डिवाइड बाई 5, ये वाला सही है, ठीक है। अगला क्या है? व्हाट ऑफ द फॉलोइंग इज अ रूट ऑफ द इक्वेशन दिस।
तो इस इक्वेशन के मुझे रूट बताने, ठीक है। आपको फिर से क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगाना है, तो क्या है 3x² माइनस ऑफ 2√6 x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगाओ, सो x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ बी स्क्वायर। सो 2√6 का स्क्वायर करोगे तो 2 2 ज़ा 4, 4 इंटू 6 24 माइनस 4a एंड c डिवाइड बाई 2 इंटू a, ठीक है। इसको और सिंप्लीफाई करो तो क्या मिल जाएगा 2√6 प्लस माइनस 24 माइनस 24 डिवाइड बाई 6, तो ये तो 0 हो गया। तो यहाँ से क्या बचा 2√6 डिवाइड बाई √6, √6 इंटू √6, ठीक है। 6 को मैं क्या लिख सकती हूँ स्क्वायर रूट ऑफ 6 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 6। जब स्क्वायर करेंगे तो ऑटोमेटिक 6 आ जाएगा आंसर, ये कैंसिल हो गया। और √6 को मैं क्या लिख सकती हूँ √2 इंटू √3, और √2 को क्या लिख सकते हैं √2 इंटू √2। देखो जब हम स्क्वायर रूट ऑफ x इंटू स्क्वायर रूट ऑफ x लिखते हैं तो इसको क्या लिख पाएंगे स्क्वायर रूट ऑफ x का होल स्क्वायर, ठीक है, ये लिख सकते हैं। और स्क्वायर रूट इन और इसका जब हम स्क्वायर करते हैं ये दोनों कैंसिल हो जाते हैं, तो आंसर क्या आता है अंदर वाली चीज़ लिख दो उठा के। तो ऐसे ही मैंने इसको 2 बार मल्टीप्लाई कर दिया, तो यहाँ से ये कैंसिल हो गया, तो यहाँ से क्या बना 2/3, ठीक है। तो यही इसका आंसर है। ये बहुत छोटी छोटी चीज़ें हैं, आपको बहुत मतलब छोटी क्लासेस में भी बताई गई होंगी, ठीक है। तो अगला क्या है क्वेश्चन नंबर 6, क्या फॉर विच वैल्यू ऑफ k डज द पेयर ऑफ इक्वेशंस दिस एंड दिस यील्ड अ यूनिक पॉजिटिव सोल्यूशन ऑफ x है। कहने का मतलब जो x की वैल्यू है वो यूनिक होनी चाहिए और x की वैल्यू पॉजिटिव भी होनी चाहिए। तो आपको ऐसे k की वैल्यू फाइंड करनी है। तो पहला क्या दिया हुआ है हमें x² माइनस y² इज इक्वल टू 0। सो यहाँ से क्या पता चला y² इज इक्वल टू x²। जहाँ जहाँ पे y² है मैं वहाँ पे x² को रिप्लेस कर सकती हूँ, ठीक है। दूसरी इक्वेशन क्या है x माइनस k का होल स्क्वायर प्लस y² इज इक्वल टू 1, ठीक है। तो आपको क्या करना है y² की जगह जस्ट x² पुट कर देना है। सो x माइनस k का होल स्क्वायर प्लस x² इज इक्वल टू 1। सो दिस इम्प्लाइज x² प्लस k² माइनस 2kx प्लस x² इज इक्वल टू 1। सो दिस इम्प्लाइज 2x² माइनस 2kx प्लस k² माइनस 1 इज इक्वल टू 0। मैंने इसको क्वाड्रेटिक फॉर्म में बनाया है और सिंप्लीफाई किया है, ठीक है। तो मैंने क्या किया इनको ऐड कर दिया, माइनस 2kx इधर है और k² माइनस 1 को इधर लेके आई हूँ। अब आपको इसमें क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगाना है, तो क्या बन जाएगा x इज इक्वल टू माइनस बी दैट इज 2k प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ बी स्क्वायर दैट इज 4k² माइनस 4a, a is 2 and c is k² minus 1 divide by 2a. so a is 2 here, so it is 4, ठीक है। इसको आप सिंप्लीफाई करेंगे, जस्ट सिंप्लीफाई ही करना है और कुछ नहीं है इस क्वेश्चंस में। सो 4k², अब इसको आप और ओपन करेंगे तो क्या हो जाएगा माइनस ऑफ 8k² प्लस 8, ठीक है। सो डिवाइड बाई 4, सो विच इज इक्वल टू 2k प्लस माइनस 8 माइनस 4k² डिवाइड बाई 4, ठीक है। तो आपने क्या किया यहाँ से तो देखो आप या तो इसको सॉल्व कर सकते हो, बट क्या बोल रहा है कि यूनिक पॉजिटिव सोल्यूशन ऑफ x। तो x के मतलब दोनों रूट्स क्वाड्रेटिक इक्वेशन के कब सेम होते हैं, जब उसका डिस्क्रिमिनेंट क्या हो जाए 0 हो जाए, ठीक है। तो आप ये वाली चीज़ भी यूज़ कर सकते हो। अगर आपको इतना कुछ यूज़ नहीं करना है तो आप डायरेक्ट ये कब होगा, देखो जब उसका d 0 हो जाए, d 0 हो जाए मतलब तभी तो मेरे पास सिंगल रूट मिलेगा ना सिर्फ। तो देखो यहाँ पे डिस्क्रिमिनेंट क्या आ रहा है, मैंने इतना वैसे सॉल्व कर लिया था, यहीं से मेरे साथ जो d की वैल्यू आई थी आप उसको ही 0 पुट कर सकते थे, ठीक है। तो देखो डिस्क्रिमिनेंट इस वाले की क्या आने वाला है, देखो डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है b² माइनस 4ac, ठीक है, विच इज इक्वल टू 0 हमें पुट करना है, तभी तो मेरे पास यूनिक सोल्यूशन आएगा। कहने का मतलब दोनों रूट्स इक्वल होंगे, ठीक है। सो b², तो b² यहाँ पे क्या हो जाएगा सॉरी 4k² माइनस 4 इंटू a। सो a is 2 एंड c is k² माइनस 1 इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब आपको इसको सॉल्व करना है तो क्या हो जाएगा 4k² माइनस ऑफ 8k² प्लस 8 इज इक्वल टू 0। सो दिस इम्प्लाइज माइनस ऑफ 4k², ठीक है, 4k² माइनस 8k², सो माइनस ऑफ 4k² प्लस 8 इज इक्वल टू 0।
ठीक है। तो मैंने यहाँ से क्या लिया, 4 कॉमन लिया, तो क्या बचा माइनस के स्क्वायर प्लस 4 प्लस 2 इज इक्वल टू 0। सो दिस इम्प्लाइज के स्क्वायर इज इक्वल टू 2। सो दिस इम्प्लाइज के इज इक्वल टू प्लस माइनस रूट 2। ठीक है, के की वैल्यू 2 पता चली, के इज इक्वल टू प्लस माइनस रूट 2। अब एक बार मैं चेक कर लेती हूँ के की वैल्यू -2 होगी या +2 होगी, माइनस रूट 2 होगी या प्लस रूट 2 हो जाएगी। तो देखो मैंने के की वैल्यू अगर माइनस ऑफ रूट 2 पुट किया, ठीक है, तो इस वाले में इक्वेशन 1 में x माइनस के का होल स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 1। तो क्या रहा है, x की वैल्यू पॉजिटिव होनी चाहिए। तो देखती हूँ मैं x की वैल्यू क्या आती है, k इज इक्वल टू माइनस ऑफ रूट 2। सो क्या हो जाएगा, x माइनस के इज माइनस रूट 2, तो ये +2 हो जाएगा, प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 1। सो दिस इम्प्लाइज एक्स स्क्वायर प्लस 2 रूट 2 एक्स प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 1। तो यहाँ से क्या बचेगा 2। तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे ना, ये वाली क्वाड्रेटिक इक्वेशन आप सॉल्व करना इसको, जब आप ये सॉल्व करेंगे तो यहाँ से x की वैल्यू क्या हो जाएगी, नेगेटिव आ जाएगी, जो कि मुझे चाहिए नहीं है। ठीक है, मुझे क्या चाहिए, पॉजिटिव। तो यहाँ से k की वैल्यू k इज इक्वल टू माइनस रूट 2 है, वो निगलेक्ट हो जाएगी और आंसर क्या आएगा, सिर्फ k इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 2। ठीक है, वो भी प्लस का, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। चलो अगला क्या है, 1/4 of a herd of camels was seen in the forest. Twice the square root of the herd had gone to mountains and the remaining 15 camels were seen on the bank of the river. The total number of camels, ठीक है, total number of camels पूछ रहा है, उसमें से 2-3 जो है डिस्ट्रीब्यूट हुए हैं इधर उधर। सो वही कंडीशन को यूज करके मेरे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी, उसको ही सॉल्व करना है और मुझे x की वैल्यू मिल जाएगी। और x की वैल्यू जो क्या होगी, टोटल नंबर ऑफ कैमल्स इन द फॉरेस्ट। ओके, चलो तो देखते हैं क्या टोटल नंबर ऑफ कैमल्स पूछ रहा है। तो लेट टोटल नंबर ऑफ कैमल्स इज इक्वल टू x। ठीक है, तो पहला क्या बोल रहा है कि 1/4 यानी x/4 प्लस ट्वाइस द स्क्वायर रूट ऑफ द हेड हैज गॉन। सो ट्वाइस और स्क्वायर रूट ऑफ x माउंटेन्स एंड द रिमेनिंग 15 कैमल्स वर सीन ऑन द बैंक ऑफ द रिवर। तो कितने कह रहा है, रिमेनिंग 15 बचे हैं और टोटल कितने थे x। तो यही इक्वेशन बोल रहा है, आपको ये इक्वेशन सॉल्व करनी है और आपको आंसर मिल जाएगा। ठीक है, तो मैं क्या कर रही हूँ एक बार देखो। सो यहाँ से अगर मैं इसको इधर लेके आऊँ या फिर देखो सबको उधर लेके जा रहे हैं, सो क्या हो जाएगा, x माइनस x/4 माइनस 2 रूट x माइनस 15 इज इक्वल टू 0। सो दिस इम्प्लाइज 4x, एलसीएम लेंगे, सो 4x क्या हो जाएगा, 4x माइनस x दैट इज 3x/4 माइनस 2 रूट x माइनस 15 इज इक्वल टू 0। सो दिस इम्प्लाइज 3x माइनस 8 रूट x, 15 है ना ये, और ये कितना हो जाएगा, माइनस ऑफ 60 डिवाइड बाई इज इक्वल टू 0। ठीक है, मैंने क्या लिया, 4 एलसीएम ले लिया है। मैंने क्या किया है, इस वाली तरफ सबको लेके गए राइट हैंड साइड। सो एक सारे जो प्लस वाले साइन थे वो सारे नेगेटिव हो गए। सो क्या बचा यहाँ से, 3x/4 माइनस 2 रूट x माइनस 15 इज इक्वल टू 0। सो मैंने इसको और सिंप्लीफाई किया है। अब आपको क्या करना है कि x को आप क्या कर लो, t² एज्यूम कर लिया। ठीक है, दिस इम्प्लाइज मैंने रूट x को t एज्यूम किया है, तो जो t की वैल्यू पॉजिटिव आने वाली होगी वही तो आंसर लेंगे। मैंने बोला कि स्क्वायर रूट की वैल्यू जो होती है हमेशा पॉजिटिव आती है, तो जो t की वैल्यू पॉजिटिव वाली आएगी मैं वही वाली एज्यूम करने वाली हूँ, और जहाँ पे t नेगेटिव आएगा उसको हम एक्सक्लूड कर देंगे, क्योंकि क्वाड्रेटिक है, ऑब्वियस सी बात है मेरे पास 2 वैल्यूज आने वाली होंगी। ठीक है, तो इसको क्या लिख सकते हैं अब, 3t² माइनस ऑफ 8t माइनस 60 इज इक्वल टू 0। सो दिस इम्प्लाइज t is equal to minus b that is 8 plus minus square root of b square that is 64 minus 4a c is 60 divide by 2 into a is 3। ठीक है, आपको इसको सिंप्लीफाई करना है, तो सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या मिल जाएगा, 8 प्लस माइनस 64 प्लस 720 है ना, डिवाइड बाय 3। सॉरी, सो विच इज इक्वल टू 8। एक्चुअली पेज बहुत कम है तो मैं इसको रफ कर सकती हूँ। ठीक है, तो देखो क्या हो जाएगा, यहाँ से
which is equal to 8 plus minus square root of 4 to 6 and this is यहाँ पे 8 आ जाएगा है ना, 6 to 8 and 7 डिवाइड बाई 8, ठीक है। तो ये आ गया आपके पास, तो यहाँ से क्या मिला 8 प्लस माइनस, और ये किसका होता है 784, 28 का स्क्वायर रूट होता है, ठीक है। सो 28 डिवाइड बाई 8, तो आप इसको जब सिंप्लीफाई करोगे तो क्या मिल गया यहाँ से। अब देखो मुझे माइनस वाली चीज़ चाहिए नहीं, प्लस वाला चाहिए, तो क्या करेंगे हम 8 प्लस 28 डिवाइड बाई 8 करने वाले हैं। सो 8 प्लस 28 कितना हो जाएगा, मैं कौन सा लेने वाली हूँ 8 प्लस 28 डिवाइड बाई 8, और ये किसकी वैल्यू है t, तो क्या हो जाएगा यहाँ से 8 8 16 1 36 है ना, डिवाइड बाई 8, 2 इंटू 8 2 3 6 होगा ना यहाँ पे 6, ओके। तो 6 6 36, तो t इज इक्वल टू 6 आ गया, t की वैल्यू 6 आ गई, और मैंने t को क्या अज्यूम किया था, t इज इक्वल टू यहाँ पे था स्क्वायर रूट ऑफ x, तो x इज इक्वल टू 36 हो जाएगा, ठीक है। तो इसका आंसर 36। क्वेश्चन नंबर 8, द पेरीमीटर ऑफ ए रेक्टेंगल इज 82 मीटर एंड इट्स एरिया इज दिस, सो द ब्रेड्थ ऑफ द रेक्टेंगल इज, ठीक है। तो हमें पेरीमीटर क्या पता है 2 इंटू क्या होता है l प्लस बी, और ऑब्वियस सी बात है रेक्टेंगल में जो है ये अगर लेंथ है तो ब्रेड्थ, तो लेंथ क्या होती है ब्रेड्थ से बड़ी होती है, ठीक है। सो 2 इंटू एल प्लस बी की वैल्यू दी है मुझे 82, सो दिस इम्प्लाइज एल प्लस बी इज इक्वल टू 2 4 8 41, ये पता चला। दूसरा क्या कह रहा है, एरिया इज 400, ठीक है। सो एरिया क्या होता है एल इंटू बी, सो विच इज इक्वल टू 400, और मुझे पूछ क्या रहा है ब्रेड्थ पूछ रहा है, तो मैं क्या करूँ कि जो ब्रेड्थ वाली चीज़ है उसको निकाल लूँ। तो यहाँ से एल क्या मिल जाएगा, मैं क्या करूंगी सबको जो है ब्रेड्थ के टर्म में कन्वर्ट कर लेती हूँ, ठीक है, एल लेंथ को भी। सो एल इज इक्वल टू एल की वैल्यू क्या हो जाएगी 41 माइनस बी, तो इसकी वैल्यू इसमें पुट करूँ तो क्या हो जाएगा 41 माइनस बी इंटू बी इज इक्वल टू 400, सो दिस इम्प्लाइज 41b माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू 400, सो दिस इम्प्लाइज बी स्क्वायर माइनस 41b प्लस 400 इज इक्वल टू 0। अब इसमें आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन लगाने वाले हैं, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन किस में है b में, ठीक है। तो यहाँ से b की वैल्यू निकालेंगे आप, सो b इज इक्वल टू माइनस ऑफ, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 41 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ b स्क्वायर, सो 41 का स्क्वायर माइनस 4a, सो a इज हियर 1 एंड c इज 400, ठीक है, डिवाइड बाई 2 इंटू a दैट इज 2, विच इज इक्वल टू 41 प्लस माइनस, यहाँ पे क्या हो गया माइनस ऑफ 1600, और इसकी होती है 1681, ठीक है, 41 का स्क्वायर ये होता है, डिवाइड बाई 2, तो यहाँ से क्या मिला 41 प्लस माइनस, अब यहाँ से मुझे जस्ट 81 मिला, सबट्रैक्ट किया तो 81 स्क्वायर रूट ऑफ 81 इज जस्ट 9, तो मैं यहाँ पे क्या करने वाली हूँ सिर्फ 9 पुट कर रही हूँ, 9, ओके, डिवाइड बाई 2। तो पूछ क्या रहा था मेरे से, लेंथ की वैल्यू पूछ रहा है, तो एक बार देखोगे यहाँ से क्या हो जाएगा, हाँ तो एक बार मैं प्लस लेने वाली हूँ, सो 41 प्लस 9, 41 प्लस 9 डिवाइड बाई 2 ब्रेड्थ की वैल्यू है, तो क्या हो जाएगा 9 1 10 5 विच इज इक्वल टू 25, और एक बार ब्रेड्थ की वैल्यू क्या आ रही है 41 माइनस 9, सो 11 9 11 माइनस 9 यानी 2, और यहाँ से कितना बचा 3 है ना, डिवाइड बाई 2 विच इज इक्वल टू 16, ठीक है। तो देखो अब मैंने अगर b की वैल्यू कितनी 25 रखी, तो b की वैल्यू 25 रखेंगे तो l का क्या हो जाएगा 41 माइनस 25 है ना 16। देखो अब मैंने जब ब्रेड्थ की वैल्यू 25 रखी तो l की वैल्यू लेंथ कितनी आ गई 16, कहने का मतलब यहाँ से जो है ब्रेड्थ बड़ी हो गई लेंथ से, तो मैं ये वाला नहीं एज्यूम करूंगी, तो यहाँ से b की वैल्यू क्या होनी चाहिए 16, सो दैट लेंथ की वैल्यू मेरी ज़्यादा होनी चाहिए, ठीक है। तो यहाँ से आंसर क्या हो जाएगा 16 मीटर। चलो अगला क्या है, द डिनोमिनेटर फ्रैक्शन इज 1 मोर देन द न्यूमरेटर। अच्छा मेरे पास कोई फ्रैक्शन दिया है, उसका डिनोमिनेटर जो है एक ज़्यादा है न्यूमरेटर से, तो अगर मैंने फ्रैक्शन को एज्यूम किया x और तो डिनोमिनेटर में क्या हो जाएगा x प्लस 1, ठीक है, इस तरीके का फ्रैक्शन है मेरे पास, कहने का मतलब आंसर ये आने वाला है, अगर ऊपर 2 है तो नीचे 3 आएगा, अगर ऊपर 1 है तो नीचे 2, ऐसे करके कुछ होगा, ठीक है।
तो अगला क्या है, 3 टाइम्स ऑफ दिस फ्रैक्शन, तो 3 टाइम्स ऑफ दिस फ्रैक्शन इज इक्वल टू 1 लेस देन ट्वाइस ऑफ द रेसिप्रोकल ऑफ द फ्रैक्शन. सो ट्वाइस ऑफ रेसिप्रोकल करना है इस फ्रैक्शन का, सो x प्लस 1 बाई एक्स एंड इज 1 लेस, तो 1 लेस है तो मैंने -1 कर दिया. ठीक है, अब आपको इसको सॉल्व करना है, तो यहाँ से क्या मिल जाएगा, 3x डिवाइड बाई एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू 2x प्लस 2 माइनस एक्स. मैंने क्या किया, एलसीएम ले लिया, सो डिवाइड बाई एक्स. सो दिस इम्प्लाइज, आप इसको क्या कर सकते हैं, फिर से मैंने क्रॉस मल्टीप्लाई किया, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, 3x स्क्वायर इज इक्वल टू x प्लस 1 इंटू 2x माइनस एक्स इज जस्ट x और प्लस 2. सो दिस इम्प्लाइज 3x स्क्वायर इज इक्वल टू x प्लस 1 x प्लस 2 आपको मल्टीप्लाई करनी है, तो x स्क्वायर प्लस 2x प्लस x दैट इज 3x प्लस 2. आपको इसको सॉल्व करना है और x की वैल्यू बतानी है. ठीक है, x मिल जाएगा तो आपको फ्रैक्शन भी मिल जाएगा. तो फ्रैक्शन मेरा क्या है, मैंने फ्रैक्शन क्या अज्यूम किया है, x डिवाइड बाई एक्स प्लस 1. ठीक है, चलो. सो 3x स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा, 2x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 2 इज इक्वल टू 0. आपको ये सॉल्व करना है, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, x इज इक्वल टू माइनस बी दैट इज 3 प्लस माइनस b square that is 9, 4, a is 2 and c is minus 2, divide by 2 into a, so a is 2 here, that is 4, so which is equal to 3 plus minus 9 and 4 4s are 16 है ना, divide by 5, तो 16 9 25 हो जाएगा, square root will be 5, so it will be 3 plus minus 5 divide by it is just 4 okay. तो अब देखो यहाँ से मुझे x चाहिए है ना, तो x मैं कौन सा पॉजिटिव वाला एज्यूम करने वाली हूँ. ठीक है, तो x क्या हो जाएगा, 3 प्लस 5 डिवाइड बाई 4 दैट इज 8 डिवाइड बाई 4 विच इज इक्वल टू 2. ठीक है, तो यहाँ से क्या हो गया 2, तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी आई है 2. मैं नेगेटिव वाला चीज़ एज्यूम नहीं कर रही हूँ. ठीक है, फ्रैक्शन में. सो x की वैल्यू कितनी आ गई, यहाँ से 2, तो x की वैल्यू 2 है, तो x प्लस 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 3, तो आंसर क्या हो जाएगा 2/3. ठीक है, चलो, तो ये वाला ठीक है. अगला क्या है, क्वेश्चन नंबर 10. एन एरोप्लेन इज फ्लाइंग 30 मिनट लेट फ्रॉम इट्स इनिशियल स्टार्टिंग टाइम एंड द स्पीड ऑफ एरोप्लेन इज इंक्रीज्ड बाय 250 किलोमीटर to reach the distance of 1500 किलोमीटर, then the usual speed of the aeroplane. ठीक है, देखो मेरे पास एक एरोप्लेन था, उसकी अपनी कोई यूजुअल स्पीड थी, बट उसने क्या किया, 30 मिनट लेट चलना शुरू किया है. तो जब उसने 30 मिनट लेट चलना शुरू किया है, तो उसको वो वाली डिस्टेंस कवर करने के लिए उसने अपनी स्पीड को भी इंक्रीज किया. ठीक है, सो दैट कि वो उतने ही टाइम में कवर कर ले. ठीक है, तो क्या था मेरे पास 30 मिनट लेट, तो टाइम कितना है मेरे पास 30 मिनट मतलब हाफ आवर. ठीक है, अब कह रहा है कि उसकी क्या पूछ रहा है, यूजुअल स्पीड पूछ रहा है. तो लेट यूजुअल स्पीड इज इक्वल टू x किलोमीटर पर आवर, और जो उसने स्पीड इंक्रीज करी है, तो क्या हो गया, उसने इंक्रीज कितनी 250 किलोमीटर इंक्रीज करी है, 250 किलोमीटर पर आवर. ठीक है, तो इंक्रीज्ड स्पीड लिख रही हूँ मैं, y किलोमीटर पर आवर, मतलब जो मेरी फाइनल कितनी इंक्रीज हुई मैंने उसको लिखा है y. तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी, जितनी उसके पास थी उसने उतनी कितनी इंक्रीज की है 250 किलोमीटर ओके पर आवर. तो टोटल ये हो गई उसकी स्पीड. अब वो बोल क्या रहा है, उसकी टोटल डिस्टेंस कितनी थी 1500 है ना. तो हमें पता होता है स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस डिवाइड बाय टाइम. ठीक है, तो मुझे टाइम क्या हो जाएगा, सो टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड. ठीक है, तो मैं ये यूज करने वाली हूँ. तो डिस्टेंस कितनी है 1500 थी स्टार्टिंग में, और मेरे पास देखो डिफरेंस दिया हुआ है कि उसने कितना टाइम लगाया, 30 मिनट्स लेट चला था उसने. तो अगर वो अपनी इनिशियल स्पीड से चलता और जो उसने अपनी स्पीड इंक्रीज करी है उस स्पीड से चला, तो उनके बीच का डिफरेंस कितना था 30 मिनट्स का. ठीक है, तो 30 मिनट्स का डिफरेंस था. तो मैं क्वेश्चन के अकॉर्डिंग मैं इक्वेशन बनाने वाली हूँ. तो क्या हो जाएगा 1500 डिवाइड बाई एक्स माइनस 1500 मतलब जितनी उसने डिस्टेंस ट्रेवल करी, फिर उसकी स्पीड कितनी हो गई y हो गई, और टाइम कितना लगा उसको
1/2 आवर्स। ठीक है, आप इस इक्वेशन को सॉल्व करने वाले हैं। तो देखो मैं सॉल्व कर रही हूँ। अच्छा, यहाँ पे पेज नहीं है, तो देखो 1500 मैंने कॉमन लिया, सो 1/x और y की वैल्यू कितनी है 1/x + 250 और टाइम कितना लगा है उसको 1/2 आवर्स। ठीक है, आप जब इसको सॉल्व करेंगे तो आपको ना x की वैल्यू कितनी मिलने वाली है यहाँ पे, एक बार x की वैल्यू आएगी आपकी नेगेटिव में कुछ करके और एक बार पॉजिटिव आएगी। तो आपको क्या बताना था, यूजुअल स्पीड बतानी थी। तो स्पीड तो कभी नेगेटिव में होगी नहीं। ठीक है, तो इसका आंसर एक बार आने वाला है x की वैल्यू -1000 एंड x = 750। जब आप इसको फैक्टराइज करेंगे, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, तो आपको पॉजिटिव वाला लेना है और इसको नहीं। तो इसका आंसर कितना आएगा 750। अब सॉल्व करना और बताना मुझे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11, आउट ऑफ a group of swans 7/2 times the square root of the total number of are playing on the shore of a tank, the remaining 2 are playing in the water, then the total number of swans पूछ रहा है। सेम वैसे ही जैसे मैंने कैमल वाला किया था, सेम आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनानी है, सॉल्व आप करना। ठीक है, सो लेट टोटल swans is equal to x। तो जब टोटल x है तो क्या हो जाएगा x = अब जितने में वो डिस्ट्रीब्यूट हुए उसको सबको ऐड करते जाओ। तो पहला क्या बोल रहा है 7/2 टाइम्स ऑफ द स्क्वायर रूट। सो 7/2 टाइम्स द स्क्वायर रूट ऑफ टोटल नंबर ऑफ स्वॉन्स। तो टोटल नंबर ऑफ कितने x, उसका स्क्वायर रूट कर दिया। ठीक है, आर प्लेइंग ऑन द शोर ऑफ ए वाटर, द रिमेनिंग 2 आर प्लेइंग इन। तो रिमेनिंग 2 कितने, 2 बचे। आपके पास ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनने वाली है, आपको ये सॉल्व करना है। तो देखो आप सॉल्व करोगे तो क्या मिलेगा, x = 7√x + 4 / 2। ठीक है, तो यहाँ से क्या मिला 2x = 7√x + 4। सो दिस इम्प्लाइज 2x - 7√x + 4 = 0। आप क्या करेंगे, √x को t एज्यूम कर लो, तो मतलब जो t की पॉजिटिव वैल्यू आने वाली होगी वही लेंगे हम। और यहाँ से क्या पता चला x = t²। तो आप जस्ट पुट करो, तो यहाँ से क्या मिला 2t² - 7t + 4 = 0। ठीक है, तो यहाँ से क्या मिला, देखो 7 2 = 14, तो मुझे क्या करना है 2t² और 14 और मुझे ऐड करना है, तो कितना आ जाए मेरे पास 7। ठीक है, 4 2 = 8, ओके है ना, 8। तो यहाँ से क्या हो जाएगा -8t +t। ठीक है, मल्टीप्लाई करूँ तो कितना हो जाए 8 और ऐड करूँ तो -7। ठीक है, सो +4 = 0। सो दिस इम्प्लाइज, मैंने 2t कॉमन लिया तो t - 4 अच्छा मैं इसको लेके गई तो यहाँ पे नेगेटिव आएगा ना -4, तो यहाँ पे भी -4 आ जाएगा। सो यहाँ से फिर मैंने क्या किया, +1 कॉमन लिया तो बचा t - 4 = 0। सो दिस इम्प्लाइज 2t - 1 एंड t - 4 = 0। सो दिस इम्प्लाइज t यहाँ पे फ्रैक्शन में आ रहा है ना, तो t फ्रैक्शन में तो हो नहीं सकता ना, t = -1/2, ये तो हो नहीं सकता। और t की वैल्यू क्या हो जाएगी 4, क्योंकि देखो प्रोडक्ट अगर किसी चीज़ का 0 है, मतलब a × b = 0, तो कहने का मतलब या तो पहला वाला प्रोडक्ट 0 होगा, क्योंकि किसी की मल्टीप्लाई अगर आप 0 से करो तभी आंसर 0 आता है। ठीक है, या तो पहला वाला प्रोडक्ट 0 होगा, या दूसरा 0 होगा, या पूरा ही 0 होगा। तो मैंने पहले वाले को 0 पुट किया, तो 2t - 1 = 0, दिस इम्प्लाइज t = हाफ, ओके, एंड t - 4 = 0, दिस इम्प्लाइज t = 4। ठीक है, तो हम ये वाला लेने वाले हैं। सो t = 4, तो t की वैल्यू कितनी आ गई 4। सो दिस इम्प्लाइज √x = 4। सो दिस इम्प्लाइज x = कितना आ गया 16। सो नंबर ऑफ स्वॉन्स कितने हो गए 16। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 12 का है, इन द नंबर ऑफ 2 डिजिट्स द यूनिट प्लेस डिजिट इज द स्मॉलेस्ट ऑफ बोथ डिजिट्स। ठीक है, द प्रोडक्ट एंड डिफरेंस ऑफ डिजिट्स आर 24 एंड 5 रिस्पेक्टिवली, देन द नंबर इज। इसके 2 मेथड हैं, आपको अगर एग्जाम में सॉल्व करना है किसी कॉम्पिटेटिव एग्जाम में, तो डायरेक्ट क्या है आप ऑप्शन से चेक कर लो। पहला क्या कह रहा है कि प्रोडक्ट ऑफ द डिजिट कितना है 24 आना चाहिए और डिफरेंस कितना होना चाहिए 5। तो देखो करके देखो आप, 3 × 8 करेंगे तो कितना आ गया 24 और 3 - 8 करेंगे तो क्या आ गया -5। तो ये तो 5 की बात कर रहा है ना, मतलब। और एक चीज़ और उसने बोली है,
यूनिट प्लेस डिजिट इज स्मॉलेस्ट ऑफ द बोथ डिजिट, ठीक है, जो उसके यूनिट प्लेस पे आएगी वो पहले वाले से छोटी होगी, ठीक है। कहने का मतलब जैसे ये 4 है तो ये वाला हो सकता है क्योंकि 4 इसके पीछे छोटा है और 5 बड़ा है, तो ये वाला तो पॉसिबल ही नहीं है क्योंकि 8 बड़ा है यहाँ से, तो ये भी गया। फिर क्या 5 × 4 में चेक करो, 5 4 ज़ा 20, बट ये तो कह रहा है प्रोडक्ट 24 होना चाहिए, ये भी गया। फिर कह रहे हैं 8 × 3, तो 8 × 3 दैट इज 24 और 8 - 3 विच इज 5, और यहाँ पे यूनिट डिजिट क्या है, छोटी भी है, तो ये वाला सही है। और ऑब्वियस सी बात है 5 4 ज़ा 20, तो ये भी गलत है ना। एक मेथड तो ये था, आप डायरेक्ट चेक कर लो। दूसरा मेथड क्या था, तो मैंने लिया लेट x इज ग्रेटर देन y, ये यूनिट डिजिट है ना, x इज ग्रेटर देन y मैंने ले लिया, ठीक है। तो जो नंबर मतलब ये वाला आगे रहने वाला है और ये y पीछे यूनिट डिजिट पे रहने वाला है, ठीक है। अब क्या कह रहा है, प्रोडक्ट यानी x × y की वैल्यू 24 है एंड डिफरेंस दैट इज x - y इज 5। आप इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करो तो आप क्या कर सकते हो, y की जगह या फिर आप क्या कर सकते हो, x = 5 + y, आप इस वाली इक्वेशन में पुट करो तो क्या हो जाएगा, 5 + y × y = 24। आप इसको सॉल्व करेंगे x और y की वैल्यू आ जाएगी तो आपको आंसर 83 मिल जाएगा, ठीक है। तो ऐसे कर सकते हो, ये दो मेथड थे सॉल्व करने के। 13 द स्क्वायर ऑफ ए पॉजिटिव इंटीजर इज 22 मोर देन 9 टाइम्स ऑफ दैट नंबर देन द पॉजिटिव इंटीजर इज, ठीक है। यहाँ पे भी आपको कंडीशन ही दी हुई है, तो लेट्स से वो पॉजिटिव इंटीजर x था अगर, तो क्या कह रहा है, स्क्वायर ऑफ ए पॉजिटिव इंटीजर x² इज 22 मोर देन द 9 टाइम्स ऑफ दैट नंबर 9x। आपको ये इक्वेशन सॉल्व करनी है, ठीक है, आपको आंसर मिल जाएगा, ठीक है। आप इसको सॉल्व करके मुझे आंसर बताइएगा कितना आया है 13 में, ठीक है। हाँ, तो आप इसको सॉल्व करना और मुझे आंसर इसका बताना, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14 क्या है, द सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ 2 पॉजिटिव कंसेक्यूटिव ऑड इंटीजर्स इज दिस। तो देखो ऑड इंटीजर कैसे होते हैं, 2n + 1 टाइप के, और इवन इंटीजर्स कैसे होते हैं, 2n टाइप के, ठीक है, इतना समझ आया। तो ऑड इंटीजर की बात कर रहा है, तो और वो भी कंसेक्यूटिव इंटीजर की बात कर रहा है, जैसे पहले 3 है तो अगला कितना आने वाला है 5, तो 3 के बाद 5 कब आया, जब उसमें मैंने 2 ऐड किया है, तो अगला वाला क्या आ जाएगा, 2n + 1 + 2, कहने का मतलब 2n + 3। तो ये दो इंटीजर्स हमें पता चल गए, यही दो मुझे एज्यूम करने थे, अब इनकी मुझे वैल्यू बतानी होगी। तो इनका क्या कह रहा है, द सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ द 2 पॉजिटिव कंसेक्यूटिव इंटीजर्स इज दिस, सो दैट इज 2n + 1 का स्क्वायर प्लस 2n + 3 का स्क्वायर इज इक्वल टू 394। तो आपको इसको सॉल्व करके आंसर बताने हैं, ठीक है। अगर लेट्स से x = 2n + 1 एंड y = 2n + 3, ठीक है, और वो भी पॉजिटिव की बात हो रही है, कहने का मतलब ये भी पॉजिटिव आएगा, ये भी पॉजिटिव आएगा, और जहाँ से भी आपको x और y की वैल्यू नेगेटिव मिल रही है उस वाले ऑप्शन को आपको एक्सक्लूड करना है, ठीक है। पॉजिटिव वाले एज्यूम करने हैं, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, 4n² + n + 4n + 4n² + 9 + 2 2 ज़ा 4 3 ज़ा 12 n विच इज़ इक्वल टू 394। आप इसको और सॉल्व करेंगे तो 8n² + 16n + 10 इज इक्वल टू 394। सो दिस इम्प्लाइज 8n² + 16n माइनस ऑफ 384 इज इक्वल टू 0। आप क्या करो, 8 से इसको डिवाइड कर दो पूरी इक्वेशन को, सो n² + 2n माइनस 8 है ना, 32 है ना, बचा कितना 6 है ना, 64 यानी 8 इज इक्वल टू 0। आपको ये सॉल्व करनी है, n² - 2n - 48, ठीक है। आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपके पास n की वैल्यू जो भी आएगी, ठीक है, आप उसको यूज़ करने वाले, ऑब्वियस सी बात है आप n को पॉजिटिव इंटीजर ही लेने वाले हैं, ठीक है। तो n की वैल्यू जो आएगी आप उसको यूज़ करके सॉल्व करेंगे, तो n की वैल्यू जो भी है एक बार इसमें पुट करेंगे, एक बार इसमें पुट करेंगे, x और y की वैल्यू आ जाएगी, आंसर कितना आ जाएगा 13 और 15, ठीक है। आप सॉल्व करना और मुझे बताना, ठीक है। इफ ईच इंटीरियर एंगल ऑफ ए regular polygon is 135 degree, then the number of diagonals of the polygon is equal to, ये भी important ही है, ठीक है। तो इसको देखो कैसे करेंगे,
सो इसका फॉर्मूला होता है, आपको पता होगा। तो देखो जैसे इसमें पूछ रहा है कि रेगुलर इफ ईच इंटीरियर एंगल ऑफ ए रेगुलर पॉलीगन इज 135 डिग्री, ठीक है। तो टोटल जो होता है इंटीरियर एंगल का सम वो क्या होता है, n-2 पाई, ठीक है, n-2 पाई, ठीक है, टोटल सम। इंटीरियर एंगल जो होते हैं, टोटल इंटीरियर एंगल्स का सम इतना होता है, बट उसने क्या बोला, ईच पॉलीगन, ठीक है, ईच पॉलीगन की बात हो रही है, तो लेट नंबर ऑफ साइड्स इज इक्वल टू n, ठीक है। नंबर ऑफ साइड्स अगर n हो गई तो ईच अगर एंगल की बात कर रहा है तो ईच एंगल की वैल्यू क्या हो जाएगा, n-2 पाई बाई n। इसकी वैल्यू कितनी दी है इसने, 135 डिग्रीज। सो दिस इम्प्लाइज n-2 इंटू 180 डिग्रीज, पाई इज इक्वल टू 180 डिग्री मैंने रखा, सो 135 इंटू n, ठीक है। तो चार मैंने क्या किया, थ्री 4 जा 3 5 जा, ठीक है, 3 6 जा 0, सो 5 9 जा और 5 1 जा 5, ठीक है। तो यहाँ से क्या बचा, n-2 इंटू 12 इज इक्वल टू 9 इंटू n, सो 3 3 जा 9, 3 4 जा अगेन, सो विच इज इक्वल टू 4n-8 इज इक्वल टू 3n, सो दिस इम्प्लाइज n इज इक्वल टू 8। सो n की वैल्यू कितनी आ गई, 8, ठीक है। n की वैल्यू आज पता चली। अब वो पूछ रहा है कि नंबर ऑफ डायगोनल्स, तो नंबर ऑफ डायगोनल्स का फॉर्मूला क्या होता है, n-3/2, ठीक है। नंबर ऑफ डायगोनल्स का फॉर्मूला ये होता है। सो n की वैल्यू कितनी आई है, 8 - 3 डिवाइड बाई 2, है ना। तो इसका फॉर्मूला होता है n-3/2, ठीक है। तो n की वैल्यू कितनी आई है मेरे पास, 8, सो विच इज इक्वल टू 5 इंटू 8 डिवाइड बाई 2, सो 2 4 जा 8 विच इज इक्वल टू 20, ठीक है। आपको यहाँ पे सिर्फ दो फॉर्मूले याद करने थे। सबसे पहले सम ऑफ टोटल इंटीरियर एंगल्स इज n-2 पाई होता है। अब अगर उसने ईच की बात कर दी तो ईच की बात कर दी, सो आपको डिवाइड बाई n करना पड़ेगा। आपके पास जितनी साइड्स होंगी, तो मैंने अज्यूम कर लिया इसके पास नंबर ऑफ साइड्स इज n, सो क्या हो गया, n-2 पाई बाई n इज इक्वल टू 135 डिग्री। और नंबर ऑफ डायगोनल्स का फॉर्मूला ये होता है, ठीक है, नंबर ऑफ डायगोनल्स। तो नंबर ऑफ डायगोनल्स का फॉर्मूला ये होता है। आपने इसमें n की वैल्यू पुट करी और आंसर कितना आ गया, 20, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन क्या है, एपी। अच्छा हम एपी पढ़ने वाले हैं, तो आपको मैंने एपी पहले पढ़ाया है एक बार। तो एपी एक तरीके का क्या होता है कि एपी पढ़ने के पहले सबसे पहले मैं आपको सीक्वेंस बताती हूँ। तो सीक्वेंस में क्या होता है कि नंबर ऑफ टर्म्स अरेंज होते हैं, ठीक है, एक ऑर्डर में ऐसे अरेंज होते हैं, बट उसमें कोई स्पेसिफिक पैटर्न नहीं होता है, ठीक है। तो जैसे सीक्वेंस में हो गया सीक्वेंस क्या हुआ 5 7 9, ठीक है, 1 2 3 ऐसे कुछ हो गया, ठीक है। प्रोग्रेशन में क्या होता है, प्रोग्रेशन में क्या होता है, नंबर्स अरेंज होते हैं, बट उसमें कोई स्पेसिफिक पैटर्न होता है कि आप 1 लोगे, 1 के बाद 2 लोगे, है ना, 2 के बाद 3, मतलब 1 1 1 ऐड हो रहा है, ठीक है। ऐसे मतलब कुछ पैटर्न होगा, जैसे 2n है तो 2 4 6 ऐसे करके होगा। बट एपी में क्या होता है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में क्या होता है कि कोई फिक्स्ड नंबर उसमें ऐड होता है या फिर सब्ट्रैक्ट होता है, ठीक है। या फिर आप कह सकते हो कि एपी की अगर आप कोई 2 कंसेक्यूटिव टर्म्स उठाओगे, उनका अगर आप डिफरेंस करोगे ना, तो हमेशा वो सेम आता है, ठीक है। तो एपी ऐसे होता है, एपी, है ना। तो ए सीक्वेंस फॉर्म्ड बाय कुछ नंबर, अगर उसमें आप कोई पर्टिकुलर नंबर फिक्स्ड नंबर ऐड या फिर सब्ट्रैक्ट करते हो। तो जैसे देखो एपी का एग्जांपल मैं दे रही हूँ, जैसे इसमें कोई, जैसे मेरे पास फिक्स्ड पैटर्न होता है, कोई फिक्स्ड पैटर्न फॉलो करता है। तो जैसे देखो एपी देखो पहले होता क्या है, अगर फर्स्ट टर्म इसका ए है, जिसमें जो ये आपको दिखाई दे रहे कॉमा से सेपरेटेड वैल्यूज हैं, उनको हम क्या बोलते हैं, टर्म्स। और सीरीज क्या होती है, अगर आप क्या करो, सीक्वेंस के टर्म्स को ऐड कर दो। जैसे पहला टर्म a1, अगर उसके a1 a2 a3 टर्म है, तो आप उसको सबको ऐड करते लिखते जाओ, बस कुछ नहीं करना है, तो वो क्या बन जाती है, सीरीज। और इसमें कितने टोटल टर्म्स हैं, n टर्म्स हैं, ठीक है। लास्ट टर्म कौन सा है मेरा, an, ठीक है। और इसको ही हम अगर सारे टर्म्स ऐड करने हो तो Sn इज इक्वल टू Sn अभी आगे पढ़ाएंगे आपको, ठीक है। तो देखो पहला टर्म अगर a है तो दूसरा टर्म क्या हो जाएगा, a + d, तीसरा टर्म a + 2d और चौथा a + 3d। मैंने भी इसकी डेफिनेशन क्या बताई आपको, इसके सारे टर्म्स जो होते हैं वो
किसी उसमें फिक्स्ड नंबर ऐड होता जाता है। तो देखो अगर पहला टर्म क्या है a1 इज a, सो a2 क्या हो जाएगा, पहले वाले नंबर में कुछ मैंने ऐड कर दिया, सो a3 क्या हो जाएगा a प्लस 2 इंटू डी। ठीक है, तो देखो पहले वाले में एक भी डी नहीं था, मतलब 0 इंटू डी, दूसरे वाले में एक डी है, तीसरे वाले में 2 है। तो ऐसे ऐसे जैसे देखो यहाँ पे सफिक्स अगर 2 है तो यहाँ पे 2 माइनस 1 है, यहाँ पे 3 है तो 3 माइनस 1 इज 2। ओके, तो लास्ट वाला जो आएगा तो वो क्या हो जाएगा, ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। आपको समझ आया, ये ए एन क्या होता है, टी एन, मतलब जनरल टर्म ऑफ गिवन एपी। ठीक है, इसको ही हम nth टर्म बोलते हैं। तो यहीं से फॉर्मूला डिराइव होता है ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, और देखो इसमें क्या होता है कि आप कोई दो टर्म्स उठाओ, उनका जो डिफरेंस होता है, तो ऐसे करोगे आप a2 माइनस a1 करोगे, वो सेम होता है a3 माइनस a2 के। ऐसे ही अगर आपके पास n टर्म्स हैं, सो an माइनस 1 विच इज इक्वल टू d। ठीक है, तो कॉमन डिफरेंस कितना आता है, d। अब यही जो मेरे पास कोई फिक्स्ड वैल्यू ऐड होती है हर टर्म में, उसको ही हम क्या बोलते हैं, कॉमन डिफरेंस। ठीक है, और कॉमन डिफरेंस क्या होता है, d पॉजिटिव भी हो सकता है, d नेगेटिव भी हो सकता है, d जीरो भी हो सकता है। अब देखो मेरे पास अगर कोई फिक्स्ड नंबर है और d पॉजिटिव है, मतलब हर बार d ऐड होता जा रहा है। अगर किसी नंबर में कोई पॉजिटिव वैल्यू मैं हर बार ऐड करूँ तो वो हमेशा बढ़ता जाएगा ना, तो मतलब मुझे कैसी मिलेगी, इंक्रीजिंग एपी मिलेगी, मतलब उसके टर्म्स बढ़ते जा रहे हैं। अगर d नेगेटिव है, जैसे फिर अब d नेगेटिव है, मुझे कोई नेगेटिव नंबर उस किसी में ऐड करते जाना है तो उसकी टर्म्स घटती जाएंगी ना, तो वो कैसा मुझे मिलेगा, इंक्रीजिंग अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, डिक्रीजिंग सॉरी, है ना, उसकी टर्म्स की वैल्यू जो है वो कम होती जा रही। अब d इज इक्वल टू 0, मतलब मैं किसी नंबर में ना तो कुछ ऐड कर रही हूँ ना तो कुछ सब्ट्रैक्ट कर रही हूँ, कहने का मतलब वो हमेशा कांस्टेंट ही रहेगा, जैसे 2 2 2 हर बार 2, है ना। तो ये हो गया, तो यहाँ से कांस्टेंट एपी मिलेगी। ठीक है, कांस्टेंट एपी, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन को शॉर्ट फॉर्म में एपी लिखते हैं। ठीक है, आई होप इतना आपको समझ आया होगा। अब एसएन क्या होता है, देखो एसएन क्या होता है कि मुझे पहले से लेके, जैसे मेरे पास अगर कोई एपी है और एपी में टर्म्स क्या हैं, a1 a2 a3 अप टू an। ठीक है, तो एसएन का मतलब होता है सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स ऑफ गिवन एपी। ठीक है, तो एसएन का फॉर्मूला क्या होता है, Sn इज इक्वल टू, आपको ये फॉर्मूले याद रखने हैं, तो Tn इज इक्वल टू a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, आपको ये याद रखना है। फिर Sn इज इक्वल टू क्या होता है, n बाई 2, वेयर n इज द नंबर ऑफ टर्म्स। जितने हम टर्म्स का सम करने वाले हैं वो n की वैल्यू होती है 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, वेयर a इज द फर्स्ट टर्म ऑफ AP and d is the common difference। ठीक है, d को क्या बोलते हैं, कॉमन डिफरेंस, और a क्या है, फर्स्ट टर्म। ठीक है, तो एसएन का फॉर्मूला ये होता है। अब मेरे पास अगर एपी में उसने लास्ट टर्म दे दी है, लास्ट टर्म लेट से इज l। ठीक है, लास्ट टर्म लेट से l विच इज इक्वल टू tn। ठीक है, इसको nth टर्म ही बोलते हैं। अगर उस एपी में एक सिर्फ n टर्म्स ही है तो उसने लास्ट टर्म की वैल्यू अगर मुझे दे दी है, तब Sn का फॉर्मूला क्या होता है, Sn इज इक्वल टू n बाई 2 a प्लस l। ये क्यों, ये कैसे आया, देखो आप Sn का फॉर्मूला क्या होता है, Sn इज इक्वल टू n बाई 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। आपको ये बताया मैंने कैसे आता है, Sn इज इक्वल टू n बाई 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। अभी आपको प्रूफ की कोई जरूरत नहीं है, जस्ट आपका एग्जाम होने वाला है तो मैं जस्ट फॉर्मूला बता रही हूँ। ठीक है, तो इसको मैं क्या लिख सकती हूँ, n बाई 2। अब 2a है तो 2a को क्या लिख सकते हैं, a, टू ए को लिख सकते हैं a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, है ना। मैं a को 2 बार करके लिख सकती हूँ। अब मैंने बताया था tn का फॉर्मूला क्या होता है, a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, और यहाँ पे मुझे क्या पता है, tn इज द लास्ट टर्म, तो लास्ट टर्म की जगह मैं l पुट कर सकती हूँ, तो इसकी जगह मैं क्या यहाँ पे l पुट कर दूंगी, तो क्या हो जाएगा फॉर्मूला n बाई 2 a प्लस l। समझ आया, यहाँ से Sn का फॉर्मूला ये वाला बनता है। तो आपको ये सारे फॉर्मूले याद होने चाहिए, और ये ठीक है, ये सारे फॉर्मूले हम यूज़ करने वाले हैं आगे। फिर प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं, अब देखो आप, ये मैं जो आपको प्रॉपर्टीज़ बताई हैं पहले वाले चैप्टर में भी, कहने का मतलब क्वाड्रेटिक में भी और एपी में भी, ये सारी आपको याद होनी चाहिए। आपको इन्हीं पे बेस्ड क्वेश्चंस आने वाले हैं एग्जाम में। ठीक है, तो प्रॉपर्टी नंबर 1 क्या है, अगर tn इज इक्वल टू an प्लस बी, मैंने बोला कि tn का फॉर्मूला क्या होता है, a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ठीक है,
इस तरीके का। अगर आपको उसने क्वेश्चन में दिया कि Tn इज इक्वल टू, Tn का आंसर सॉल्व करने पे आया है 5n+2 ऐसे करके कुछ आया है, तो पूछे उस AP का कॉमन डिफरेंस क्या होगा, दैट इज D की वैल्यू क्या रही होगी। तो आपको क्या करना है, सिर्फ कोएफिशिएंट ऑफ n, वो क्या है A, तो कॉमन डिफरेंस ऐसा होगा। अगर उसने बोला Sn दैट इज सम ऑफ n फर्स्ट n टर्म्स ऑफ गिवन AP इज क्वाड्रेटिक टाइप का आता है, an² + bn टाइप का, ठीक है, सम क्वाड्रेटिक टाइप का होता है, और जो टर्म्स होता है वो Sn नंबर ऑफ जो Tn की वैल्यू होती है वो लीनियर पॉलिनोमियल एक तरीके से होती है n में, है ना, क्योंकि लीनियर पॉलिनोमियल क्या होती है, जिसकी डिग्री 1 हो, तो n की डिग्री 1 है यहाँ पे। तो अगर Sn दिया है an² + bn, तो कॉमन डिफरेंस कितना हो जाएगा 2a, दैट इज कोएफिशिएंट ऑफ n² और इंटू 2 कर देना है आपको, ठीक है। ये अब समेशन n की वैल्यू भी आपको पता होनी चाहिए, तो क्या होता है nn+1/2, ये याद होना चाहिए। समेशन n² की वैल्यू क्या होती है nn+1, 2n+1/6, ये याद होनी चाहिए आपको। और n³ की वैल्यू क्या होती है nn+1/2 का होल स्क्वायर, दैट इज n² का होल स्क्वायर बाई 4, ठीक है। इतने फॉर्मूले आपको याद होने चाहिए, ये काम आएंगे। अगला क्या है, इफ SP इज इक्वल टू SQ देन SP + Q इज इक्वल टू 0। अब देखो मैंने बताया था Sn क्या होता है, सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स, ठीक है, सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स ऑफ ए गिवन AP, ठीक है, ये होता है Sn, सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स। अब कह रहा है अगर SP इज इक्वल टू SQ, मतलब सम ऑफ फर्स्ट P टर्म्स इज इक्वल टू सम ऑफ फर्स्ट Q टर्म्स ऑफ ए गिवन AP, देन सम ऑफ फर्स्ट P + Q टर्म्स ऑफ गिवन AP अगर वो पूछ रहा है तो उसका आंसर सिर्फ 0 होता है। आपको अगर ये याद है प्रॉपर्टीज तो आप जस्ट 0 पे टिक कर दोगे, अदरवाइज आप सॉल्व करने बैठोगे तो 4-5 मिनट चले जाएंगे आपके, ठीक है। तो यही याद करने वाली है चीजें। अब कह रहा है अगर TP इज इक्वल टू Q, मतलब अगर किसी AP का pth टर्म Q है एंड qth टर्म इज P, देन T + P + Q, दैट इज P + qth टर्म ऑफ दैट AP विल बी 0, ठीक है, ये याद कर सकते हो आप। अगर P टाइम्स TP, दैट इज P टाइम्स pth टर्म ऑफ गिवन AP इज इक्वल टू Q टाइम्स qth टर्म ऑफ गिवन AP is both are equal, then P + Q is equal to 0, ठीक है, that is P + qth term of that AP will be 0 if T of P is equal to 1/Q and qth term of given AP is 1/P, then P into qth term of the given AP will be 1। और ये याद होने चाहिए आपको Sn - Sn-1 इज इक्वल टू Tn। अगर उसने सम ऑफ n टर्म्स आपको दिया है, बोल रहा है उसका nth टर्म बताइए, तो आप ये नहीं करोगे कि पूरा फॉर्मूला लिख के सॉल्व करने वाले हो, आप ये कर सकते हो उसका Sn निकाल लो, दैट इज सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स और सम ऑफ फर्स्ट n - 1 टर्म्स, दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दो तो आपको Tn मिल जाएगा। देखो ऐसे आता क्यों है, क्योंकि देखो Sn क्या होता है, A1 + A2 आपको ऐड करना होता है, प्लस A3 की वैल्यू डालनी होती है, प्लस An की वैल्यू डालनी होती है। अब Sn-1 में क्या हो जाएगा, A1 रखना है आपको, A2 रखना है, अप टू कहाँ तक जाना है, An-1 तक जाना है, An-1 तक जाना है। अब मैंने क्या बोला, आप क्या करो Sn - Sn-1, ठीक है, तो Sn में से मैंने Sn-1 को सब्ट्रैक्ट कर दिया, तो सब कुछ तो कैंसिल आउट हो गया, बस यही वाली चीज़ तो बची सिर्फ। इसके पास एक टर्म कितना था एक्स्ट्रा, An, तो एक टर्म बचा, तो यहाँ से क्या पता चला, Sn - Sn-1 इज इक्वल टू An, और मैंने An को ही क्या बोला था, Tn, An इज इक्वल टू Tn, दैट इज nth टर्म ऑफ द गिवन AP, दैट इज द जनरल टर्म ऑफ द गिवन AP इज An, तो Sn - An-1 इज इक्वल टू An, ठीक है, समझ आया आपको। अगला बढ़ते हैं, सिलेक्शन ऑफ टर्म्स ऑफ एन AP, ठीक है। अगर मेरे पास कोई अगर AP है तो ऐसे बोले कि उसके 3 टर्म्स बताओ AP के, आप कैसे ज्यूम करोगे, तो उसके अगर 3 टर्म्स की बात हो, आपको याद होनी चाहिए, मैं 2-3 बता रही हूँ, आपको ज़्यादा नहीं पूछेगा। तो अगर 3 टर्म्स लेने हैं AP के तो आप ऐसे ले सकते हो, और यहाँ पे D क्या है, कॉमन डिफरेंस, ठीक है, D इज कॉमन डिफरेंस, और A क्या है यहाँ पे, फर्स्ट टर्म। और अगर ऐसे ही 4 टर्म की बात हो रही है, 4 टर्म AP में कैसे सिलेक्ट करें, तो ऐसे करते हैं A - D और दूसरा A + D, फिर इसमें कॉमन डिफरेंस 2D का होता है, तो इसमें 2 ऐड करो तो कितना हो जाएगा, A + 3D, और यहाँ से 2 सब्ट्रैक्ट करो तो क्या हो जाएगा, A - 3D, ठीक है। अगर मुझे और टर्म्स पूछ रहे हैं तो उसके कॉमन डिफरेंस आप D लेने वाले हो, और अगर इवन टर्म्स पूछ रहे हैं तो आप कॉमन डिफरेंस क्या लोगे, 2D, और शुरू आपको कहाँ से करना है,
पहले a माइनस डी और a प्लस डी लिख लेना है इवन वाले में, और ऑड वाले में a से शुरू करना है आपको, ठीक है। ऐसे ही अगर 5 टर्म्स की बात हो रही है तो पहला क्या हो जाएगा a, फिर a प्लस डी, फिर a प्लस 2d, a प्लस 3d इधर जाएगा, और सिमिलरली आप इधर भी लिखेंगे। तो आपको ऐसे सिलेक्शन करने हैं टर्म्स के, ठीक है। चलो, तो am बिटवीन टू नंबर्स, अगर मेरे पास कोई नंबर a है और ये am है और ये b है, तो am की वैल्यू क्या आती है, उन दोनों नंबर को ऐड कर दो और डिवाइड बाय 2 कर दो, और am यहाँ पे क्या है, अरिथमेटिक मीन, ठीक है। सो ऐसे करना है। अब आपको आगे क्वेश्चंस आने वाले हैं, हम वो करेंगे, ठीक है। तो देखो पहला क्वेश्चन क्या है, द सम ऑफ n टर्म्स ऑफ AP इज, अच्छा AP के मुझे सम ऑफ n टर्म्स निकालना है, मतलब Sn की वैल्यू पूछ रहा है Sn। तो यहाँ पे A1 मतलब A इज 2, और A2 की वैल्यू कितनी दी है, √8। देखो मैं √8 को क्या लिख सकती हूँ, 4 × 2, और स्क्वायर रूट ऑफ 4 विल बी जस्ट 2, ठीक है। तो मैं 2 को बाहर निकाल लेती हूँ, तो 2√2 मिल गया। ये क्या था, A2। A3 की वैल्यू मुझे कितनी दी है, 18, विच इज इक्वल टू 9 × 2, सो स्क्वायर रूट ऑफ 9 इज 3, सो 3√2। तो आपको कुछ चमका क्या पता चला, इसका पहला टर्म क्या है, √2, दूसरा है 2√2, एंड तीसरा हो जाएगा 3√2। सिमिलरली ऐसे nth टर्म क्या हो जाएगा, n टाइम्स √2, ठीक है। सो इसका tn पता चल गया। आप पूछ क्या रहे हैं, सम ऑफ n टर्म्स दैट इज Sn। तो Sn की वैल्यू क्या होती है, हमें पता है n/2 और a प्लस l, ठीक है, ये पढ़ा है मैंने। सो n/2 a प्लस l, सो a की वैल्यू इज √2 एंड l विच इज लास्ट टर्म, एंड l इज n√2, सो a1 इज √2 एंड l इज n√2, ठीक है, ये पता चला आपको। और यहाँ पे n√2 प्लस √2 क्या हो जाएगा, n + 1 √2, ठीक है। अब देखो √2 और नीचे कितना है, 2, सो यहाँ पे 2 को मैं क्या लिख सकती हूँ, यहाँ से ये कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ से क्या बचेगा, जस्ट √2, सो n + 1 डिवाइड बाई √2। तो यही इसका आंसर हो जाएगा। तो है कहीं पे क्या, n + 1 डिवाइड बाई √2, दिस। अगला क्या है, कॉमन डिफरेंस ऑफ एन AP हुज थर्ड टर्म इज 5 एंड 7th टर्म इज 9। अच्छा, मुझे कॉमन डिफरेंस की बात कर रहा है, तो ऑब्वियस सी बात हम निकाल लेंगे। मेरे पास 2 कंडीशंस हैं। तो पहला क्या बोल रहा है कि सम ऑफ थर्ड टर्म की बात कर रहा है। देखो T3, तो मैंने बोला जब Tn निकालते हैं तो Tn क्या हो जाता है, a + n - 1 × d, मतलब उसके एक कम से n की वैल्यू से d को मल्टीप्लाई करनी होती है। तो देखो यहाँ पे जब T3 की बात कर रही है तो कितना आ जाएगा, a + 2d। ऑब्वियस सी बात है, आप क्या यहाँ पे 3 रखोगे तो 3 - 1 = 2। सो पहला इक्वेशन, इसकी वैल्यू कितनी दी है मुझे, 5, और 7th टर्म कितना है, 9, दैट इज a + 6d = 9, ठीक है। आप इसको सब्ट्रैक्ट कर दो तो आपको यहाँ से वैल्यू मिल जाएगी। तो यहाँ से क्या मिला, -4d = -4, सो दिस इम्प्लाइज d = 1। कॉमन डिफरेंस की वैल्यू पता चल गई d, सो देख लो कहाँ पे है, d is 1। 18, सम ऑफ फर्स्ट n + 1 पॉजिटिव इंटीजर्स इज। अब मैंने आपको बताया था समेशन n, तो समेशन n क्या था, सम ऑफ फर्स्ट n पॉजिटिव इंटीजर्स इज n + 1/2, ठीक है, ये पढ़ा था मैंने। या फिर इसको ऐसे लिख सकते हो, समेशन ऑफ i वेर i रनिंग फ्रॉम 1 to n, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाती है, n + 1/2, ठीक है, ये आता है आंसर। अब वही पूछ कितना रहा है, n + 1 कह रहा है, तो n की जगह आपको n + 1 रख देना है इस वाले फॉर्मूले में। तो n की जगह आपको n + 1 रखना है। तो फिर से मैंने n की जगह n + 1 रखा, और +1 तो पहले से ही था, सो डिवाइड बाई 2। देखो आ गया उस वाले फॉर्मूले पे क्वेश्चन, तो आते हैं, ठीक है। तो इसका आंसर क्या है, n + 1 n + 2/2। ये अगला क्या है, इफ nth टर्म ऑफ एन AP इज दिस, देन सम ऑफ इट्स n टर्म्स इज। तो देखो nth टर्म दैट इज Tn की वैल्यू दी है, तो Tn की वैल्यू कितनी दी है, 2n - 1, और पूछ क्या रहा है, Sn, ठीक है, Sn की वैल्यू पूछ रहा है। तो Tn इज इक्वल, तो Tn की वैल्यू मैंने क्या पढ़ी है, a + n - 1 × d = 2n - 1। nth टर्म ऑफ एन AP इज दिस, देखो अच्छा, जब उसने मुझे Tn की वैल्यू दी है तो Tn की वैल्यू है 2n - 1,
nth टर्म दिया हुआ है और पूछ क्या रहा है सम ऑफ n टर्म्स, तो मतलब ये l की भी वैल्यू है ना, लास्ट टर्म इसका n ही तो है ना, और उसने t nth टर्म तक पूछा है सम। अब मुझे पहला टर्म निकालना है तो मैं क्या करूँगी, t1 दैट इज 2 इंटू 1 माइनस 1 विच इज इक्वल टू 1, और फर्स्ट टर्म को हम क्या लिखते हैं a, ठीक है। उसने पूछा क्या मेरे से Sn, तो Sn का फॉर्मूला मैं कौन सा लगाऊंगी यहाँ पे, n/2 a प्लस l वाला, क्योंकि मुझे लास्ट टर्म दिया है। सो n/2, सो a इज 1 हेयर प्लस l की वैल्यू कितनी है 2n माइनस 1, तो ये तो कैंसिल हो गया। सो क्या मिला n/2 इंटू 2n विच इज जस्ट n स्क्वायर, ठीक है। तो ये भी इंपॉर्टेंट सवाल है। अगला क्या है क्वेश्चन नंबर 20, if in an AP a is equal to 1 and an is 20 and Sn is this, then what is the value of n, ठीक है। तो उसने मुझे a की वैल्यू दी है और an दैट इज nth टर्म की वैल्यू दी है और Sn इज 399। सेम जैसा मैंने क्वेश्चन किया है सेम वैसे ही है। देखो यहाँ पे Sn, तो Sn की वैल्यू पूछ रहा है, तो यहाँ पे इसने nth टर्म पहले ही दे दिया है और ये l की वैल्यू है, तो हमें पता है क्या होता है Sn इज इक्वल टू n/2 a प्लस l, ठीक है। तो देखो इसकी वैल्यू दी है 399 विच इज इक्वल टू n/2, n की वैल्यू तो पूछ रहा है और l प्लस 20, सो दिस इम्प्लाइज 399 is equal to n/2 into 21, so this implies n is equal to 2 into 399 divided by 21, so 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, 3 3 जा 9 and 3 7 जा, okay। so solve कर लो आगे। a is 1 here and l is 20, so 21, ठीक है। तो कितना हो जाएगा देखो, 2 3 जा 6, पूछ क्या रहा है वो, देन n इज Sn इज दिस एंड n इज पूछ रहा है, ठीक है। सो 2 3 जा 6, 2 3 जा 6, 2 1 जा 2 विच इज 7, सो 7 3 जा 21, 21 यानी 56 है ना, तो 7 8 जा 56, ओके। सो n इज इक्वल टू 38 है कोई ये, है ना। तो मुझे Sn दिया हुआ था, मैंने ये वाला फॉर्मूला लगाया, l पता था, a पता था, वैल्यू पुट करी, मुझे आंसर मिल गया, ठीक है। अगला क्या है 21, इफ ए बी सी आर इन AP देन द वैल्यू ऑफ दिस। अब देखो मैंने बताया था कि अगर ए बी सी AP में है, अगर ए बी सी AP में है, तो मैंने बोला था कोई दो कंसेक्यूटिव टर्म्स आप उठाओगे तो उनका डिफरेंस जो होता है वो सेम होता है। तो यहाँ से क्या पता चला, इन दोनों का डिफरेंस और इन दोनों का डिफरेंस सेम होगा, दैट इज b माइनस ए इज इक्वल टू सी माइनस बी। सो और तो यहाँ से क्या हो जाएगा देखो, b को इधर लेके आओ तो 2b इज इक्वल टू a प्लस सी, सो दिस इम्प्लाइज b इज इक्वल टू a प्लस सी बाई 2, ठीक है। चाहे ये बोलो चाहे ये बोलो, कुछ भी बोल सकते हो आप, ठीक है। ये दूसरी चीज़ क्या होती है ए बी सी, तो इस वाले टर्म्स की वैल्यू मैंने अगर अरिथमेटिक मीन इसको बोले तो b की वैल्यू क्या होती है, पीछे वाले इन दोनों को ऐड कर दो, डिवाइड बाई 2 कर दो, ठीक है। चाहे आप ये यूज़ कर लो चाहे ये यूज़ करो। तो मुझे दिया क्या है 2b इज इक्वल टू ए प्लस सी, मैं ये यूज़ करने वाली हूँ, 2b इज इक्वल टू ए प्लस सी। आपको समझ आया कि एपी में कोई दो टर्म्स का कंसेक्यूटिव टर्म्स का डिफरेंस लो तो सेम होता है। तो मैंने क्या किया, b माइनस ए इज इक्वल टू सी माइनस ए, दोनों को सॉल्व किया तो 2b इज इक्वल टू ए प्लस सी। अब मैं दोनों साइड स्क्वायर करने वाली हूँ तो क्या हो जाएगा 4b स्क्वायर इज इक्वल टू स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, ठीक है। मैंने दोनों साइड स्क्वायर किया तो क्या हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ac। तो यहाँ से ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर की वैल्यू क्या पता चली 4b स्क्वायर माइनस 2ac, ठीक है। पूछ क्या रहा है a माइनस सी का होल स्क्वायर डिवाइड बाय b स्क्वायर माइनस ऑफ ac, इसकी वैल्यू पूछ रहा है कितनी आएगी। तो इसको सिंप्लीफाई कर लो तो क्या हो जाएगा a स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2ac डिवाइड बाय
बी स्क्वायर माइनस ए सी। तो ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर की वैल्यू कितनी है 4 ऑफ बी स्क्वायर माइनस 2ac, और ये माइनस 2ac पहले से है इधर यहाँ पे, डिवाइड बाय बी स्क्वायर माइनस 4ac। ठीक है, इसको आप और सिंप्लीफाई करो तो यहाँ से 4 कॉमन मिल रहा है दोनों में से, सो बी स्क्वायर माइनस ए सी डिवाइड बाय बी स्क्वायर माइनस ए सी, ये कैंसिल हो जाएगा। सो आंसर कितना आया 4। ठीक है, तो इसकी वैल्यू पता चल गई आपको। अगला क्या है 22, इफ देयर आर 2n plus 1 टर्म्स इन एन एपी देन द रेशियो ऑफ सम ऑफ ऑड टर्म्स एंड द सम ऑफ इवन टर्म्स इज। ठीक है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सोल्यूशन कितने हैं, देयर आर 2n plus 1 टर्म्स इन एन एपी। ठीक है, 2n plus 1 टर्म्स हैं। देखो अगर मेरे पास 2n plus 1, मैंने इसमें n is equal to 1 पुट किया, n is equal to 1 डाला तो क्या हुआ 2 into 1 plus 1 which is equal to 3। AP में है उसके पास, तो AP में है जैसे मैंने पहला टर्म A लिया, दूसरा टर्म 2, तीसरा 3। ठीक है, AP में है, क्यों है, क्योंकि 2 minus 1 is 1 and 3 minus 1 is 2। ओके, मतलब दोनों में मैंने 1 1 ऐड किया तब मुझे ये AP मिल रही है। इसके मैंने 3 टर्म्स लिए, तो आपको दिख रहा होगा जो इसमें इवन टर्म्स हैं वो कितना है 1, और जो ऑड टर्म्स हैं वे कितने हैं 2, है ना। और टोटल टर्म्स में मेरी कितनी थी, n की वैल्यू कितनी थी 3। तो जब n इज इक्वल टू 3 है, मतलब n की वैल्यू जब 3 है, तो इवन टर्म्स कितनी मिल रही हैं सिर्फ 1, और ऑड टर्म कितनी मिल रही है 2। ठीक है, सो n माइनस 1 मुझे ऑड टर्म्स मिलेंगी। टोटल कितनी थी टर्म्स 2n plus 1 टर्म्स। तो यहाँ से कुछ पता चला कि आपको जो है आपको देखो, अब जैसे मैंने 5 टर्म्स लिए 1 2 3 4 5, तो आपको यहाँ से कितनी इवन टर्म्स कितनी मिली 2, और ऑड टर्म्स कितनी मिल रही हैं 3, और इवन कितनी है 2। ठीक है, सो इवन टर्म्स है 2 और ऑड टर्म्स इज 3। तो देखो जब मैंने 5 लिया था तो 5 में से कितनी 3 ऑड है, मतलब 5 थी, तो इसमें अगर n इज इक्वल टू मैंने कितना पुट किया था यहाँ पे 2, n इज इक्वल टू मैंने 2 पुट किया था तभी आया 2 into 4 plus 1 इज इक्वल टू 5। ठीक है, तो जब मैं n इज इक्वल टू 2 पुट कर रही हूँ तो इवन टर्म्स कितनी मिल रही है मुझे 2, तो मतलब इवन टर्म्स कितनी हो गई n, और ऑड टर्म्स कितनी हो गई n plus 1। ठीक है, क्योंकि 3 आ रही है, और टोटल टर्म्स कितनी थी 2n plus 1। तो यहाँ से मैं इतना बता सकती हूँ कि अगर मेरे पास 2n plus 1 टर्म्स हैं तो नंबर ऑफ ऑड टर्म्स कितनी होगी n plus 1, और इवन टर्म्स विल बी n। ठीक है, सो देखो अब सॉल्व करते हैं। सो टोटल टर्म्स इज 2n plus 1, और इवन टर्म्स, नंबर ऑफ इवन टर्म्स is equal to n and number of odd terms is equal to n plus 1। ठीक है, आपको इतना समझ आया। ठीक है, इतना समझ आया। अब आगे सॉल्व करते हैं। अब देखो जो मैंने ये एपी बनाई थी 1 2 3 4 की, तो इसका पहला टर्म कहाँ से शुरू हो रहा था 1, और उसका दूसरा टर्म कौन सा था 2। तो जैसे मैंने ये एपी बनाई थी 1 2 3, तो पहला टर्म a था, दूसरा था a प्लस डी, तीसरा था a प्लस 2d, फिर a प्लस 4d, इस तरीके का। तो इसका जो मैंने ऑड टर्म्स की जैसे 4 5 ऐसे कुछ है, तो मैंने जब ऑड टर्म्स वाली एपी उठाई तो ऑड टर्म्स वाली कौन सी बनेंगी 1 3 5 7 9 ऐसे वाली, और जब इवन टर्म्स का लूंगी तो क्या बनेगा 2 4 6 8 ऐसे। तो इसका पहला टर्म्स कहाँ से शुरू हो रहा है a, फिर अगला क्या है a प्लस 2d, बट जो इवन वाली है वो कहाँ से शुरू हो रही है a प्लस डी से। ठीक है, तो इसका जब इवन वाली टर्म्स का पहला टर्म a कितना आने वाला है a प्लस डी, दैट इज t1 की वैल्यू, और ऑड वाले में t1 की वैल्यू कितनी है a, और दोनों में कॉमन डिफरेंस कितना है 2। आपको क्लियरली दिख रहा होगा दोनों में कॉमन डिफरेंस 2 ही तो है। देखो पहले वाला a, फिर a प्लस 2d, a प्लस 4d ऐसे शुरू होगा। इसकी वैल्यू कितनी है a प्लस डी, अगला वाला टर्म क्या है a प्लस 4d। तो कॉमन डिफरेंस कैसे निकलता है, दो टर्म्स का डिफरेंस ले लो कंसेक्यूटिव टर्म्स का। सो a प्लस 4d माइनस a प्लस डी इज इक्वल टू, कॉमन डिफरेंस विल बी, यहाँ पे 3d होगा ना, मैंने गलत लिखा है ना। सो a प्लस 3d माइनस a माइनस डी विच इज इक्वल टू 2d। ठीक है,
तो इतना कंसेप्ट था सिर्फ कि इसके टोटल टर्म्स इतने होंगे, इवन टर्म्स n होंगे, ऑड टर्म्स n+1 होंगे, इसका पहला टर्म a+d होगा, इसका a होगा, और इसका कॉमन डिफरेंस 2 होगा, इसका भी कॉमन डिफरेंस 2 होगा। अब हम सॉल्व करने के प्रोसेस में हैं, ठीक है। तो क्या पूछ क्या रहा था, रेशियो ऑफ सम ऑफ ऑड टर्म्स डिवाइड बाय सम ऑफ इवन टर्म्स, ठीक है। तो सम ऑफ ऑड टर्म्स डिवाइड बाय सम ऑफ इवन टर्म्स। तो ऑड टर्म्स मेरे पास कितने थे, ऑड टर्म्स n+1 एंड इवन वाले n, सो n+1 थे, तो यही फॉर्मूला होता है ना, n/2 2a। सो पहला टर्म तो a ही था, n-1, सो n की वैल्यू कितनी है यहाँ पे, n+1 -1 इंटू डी। कॉमन डिफरेंस की वैल्यू कितनी है, ये, क्योंकि Sn का फॉर्मूला ये होता है n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी, ठीक है, ये होता है फॉर्मूला। तो इसमें मैं जस्ट वैल्यू पुट कर रही हूँ। अब इवन वाले के पास तो n ही टर्म्स थे सिर्फ, और इसका पहला टर्म क्या आया था, a प्लस डी प्लस n-1 इंटू डी। सो कॉमन डिफरेंस दोनों में सेम ही था, तो 2 कैंसिल हो गया, तो यहाँ से क्या बचा, n+1 डिवाइड बाई n। अब सॉल्व करो, तो 2a प्लस यहाँ से ये कैंसिल हो गया, सो 2nd डिवाइड बाई 2a प्लस 2d प्लस यहाँ से करोगे तो क्या हो जाएगा, 2nd माइनस ऑफ 2d, तो ये कैंसिल हो गया। तो ऊपर क्या बचा, 2a प्लस 2nd, और नीचे बचा 2a प्लस 2nd, ये पूरा कैंसिल हो जाएगा। सो यहाँ से मिला n+1 डिवाइड बाई n। तो देखो ऐसा कोई ऑप्शन है क्या, n+1 डिवाइड बाई n, ये, तो ये वाला इसका ठीक हो जाएगा, ठीक है। अगला क्या है 23, द सम ऑफ द फर्स्ट टर्म्स एंड द फिफ्थ टर्म ऑफ एन असेंडिंग एपी। अब देखो असेंडिंग की बात हो रही है, कहने का मतलब उसका जो कॉमन डिफरेंस होगा वो पॉजिटिव होगा, असेंडिंग ऑर्डर में है। अगर डिसेंडिंग में बोलता तो आपको जो डी की वैल्यू आती है या नेगेटिव या पॉजिटिव में से, तो आप नेगेटिव वैल्यू को सिलेक्ट करते हो, ओके। बट यहाँ पे एपी कैसी है मेरे पास, असेंडिंग, तो जो डी की वैल्यू पॉजिटिव आने वाली होगी आप उसको ही लेने वाले हैं, ठीक है। तो आप सॉल्व करते हैं, तो कह रहा है कि सम ऑफ फर्स्ट टर्म एंड द फिफ्थ टर्म। तो पहला टर्म क्या हो जाएगा a, फिफ्थ टर्म क्या हो जाएगा a प्लस 4d, क्योंकि 5 - 1 कितना हो जाएगा 4। असेंडिंग एपी इज 26, ओके। तो यहाँ से क्या पता चला, 2a प्लस 4d इज इक्वल टू 26, दिस इम्प्लाइज a प्लस 2d इज इक्वल टू 13, विच इज इक्वेशन 1, और a इज इक्वल टू 13 माइनस 2d, आप इसको ले सकते हो, ठीक है। ये पता चला आपको 13 माइनस 2d, ठीक है। अगला क्या बोल रहा है, प्रोडक्ट ऑफ द सेकेंड टर्म बाय द फोर्थ टर्म। तो सेकेंड टर्म क्या हो जाएगा a प्लस डी, और फोर्थ टर्म कितना हो जाएगा a प्लस 3d, विच इज इक्वल टू 160, ठीक है। इतना पता चला 160। फोर्थ टर्म कैसे निकाला, a प्लस 4 माइनस 1 इंटू डी, दैट इज a प्लस 3d। अब आप इसको सॉल्व करो, तो a की वैल्यू कितनी पता चली, 13 माइनस 2d, मैं लिख सकती हूँ 13 माइनस 2d प्लस d इंटू 13 माइनस 2d प्लस 3d, विच इज इक्वल टू 60। सो दिस इम्प्लाइज 13 माइनस d, और यहाँ से क्या पता चलेगा 13 और माइनस 2d प्लस 3d, दैट इज d, विच इज इक्वल टू 60। सो दिस इम्प्लाइज, अब देखो a प्लस बी इंटू a माइनस बी का फॉर्मूला क्या होता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। मैं आइडेंटिटी यूज कर रही हूँ, a प्लस बी इंटू a माइनस बी इज इक्वल टू a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है। तो ये यूज़ करो, तो a स्क्वायर क्या हो जाएगा 13 स्क्वायर माइनस ऑफ d स्क्वायर, विच इज इक्वल टू 60, है ना। सो दिस इम्प्लाइज 13 का स्क्वायर दैट इज 169 माइनस ऑफ 60, विच इज इक्वल टू d स्क्वायर। सो दिस इम्प्लाइज 90 16 8 is 160, right, 160, okay, that is it is just 9, which is equal to d square. So d square is equal to 9, okay, so d square is equal to 9, so this implies d is equal to plus minus 3. अब मेरे पास AP कैसी है, असेंडिंग में है, तो d की वैल्यू d शुड बी पॉजिटिव, so this implies d is equal to 3. so d की वैल्यू 3 पता चल गई। पूछ क्या रहा है, सम ऑफ फर्स्ट 7 टर्म्स, वो ना S7 पूछ रहा है आपसे, तो आपको d की वैल्यू पता चल गई, तो a की वैल्यू आप निकाल लो। तो a की वैल्यू कितनी आएगी, देखो हमें पता है a इज इक्वल टू 13 माइनस 2d, a इज इक्वल टू 13 माइनस 2d, सो विच इज इक्वल टू 13 माइनस 2 इंटू d इज 3 हियर, विच इज इक्वल टू 13 माइनस 6,
विच इज इक्वल टू 7, ठीक है। ए की वैल्यू भी पता चल गई, तो S7 इज इक्वल टू 7/2 2a प्लस 7 माइनस 1 इंटू डी, सो 7/2 a is 7 here plus 6 into d is 3 which is equal to 7, 2 से मैंने डिवाइड किया तो 7 प्लस 9 16 इंटू 7 112 है ना। तो देखो ये आया क्या है, 7 की वैल्यू 112, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन है द अरिथमेटिक मीन ऑफ 2 and 12 इज। अब देखो मेरे पास अगर कोई a होता था, यहाँ पे अरिथमेटिक होता था, यहाँ पे b, तो अरिथमेटिक मीन की वैल्यू मैंने क्या बताई थी, जस्ट a प्लस बी बाई 2। तो आप a की वैल्यू यहाँ पे है 2 और b की वैल्यू है 12, तो अरिथमेटिक मीन की वैल्यू क्या हो जाएगा, a प्लस बी बाई 2 विच इज इक्वल टू 12 प्लस 2 डिवाइड बाई 2 विच इज इक्वल टू 14/2 विच इज इक्वल टू 7, ठीक है। तो इसका आंसर क्या आ गया, 7, ठीक है। समझ आया, कुछ नहीं था, जस्ट फॉर्मूला था, आपको वैल्यू पुट करनी थी और आंसर आ जाता। तो इतने ही क्वेश्चन थे, आई होप कि आपको समझ आया होगा, और अगर नहीं समझ आया तो आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा। वैसे इतना कुछ आज था नहीं समझने वाला, जस्ट आपके फॉर्मूले बेस्ड ही थे सारे क्वेश्चन, क्वाड्रेटिक में ही फॉर्मूले थे, फॉर्मूले अगर आपको याद है, और बेसिक जो आपकी थोड़ी बहुत चीज़ें थी मैंने आपको प्रॉपर्टीज़ बताई, वो आप अगर तैयार रखते हैं तो आपके बहुत ईजिली हो जाएंगे सारे क्वेश्चन, ठीक है। फिर भी अगर कुछ भी आपको डाउट है तो ज़रूर बताइएगा, ठीक है। सो थैंक यू सो मच फॉर दिस सेशन एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम टू ऑल ऑफ यू, ओके। सो थैंक यू एंड बाय बाय।